हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सबको बहुत सारा थैंक यू एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मेरा जो पहला चैनल था CS हक से में बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिखाया। आप सबने बहुत ज़्यादा प्यारे कमेंट्स किए, लाइक किया, मुझे सब्सक्राइब किया और मेरे MCA पोर्टल सीरीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बट ड्यू टू सम रीजंस वो चैनल अब मेरे पास नहीं है, मैं उसे खो चुकी हूँ। बट वो जो थोड़ा सा मेरा माइंड ऐसे ना बिल्कुल डाउन हो गया था। मैं सोच रही थी कि क्या हो गया, मैंने 100 सब्सक्राइबर्स खो दिए, लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, मैंने वो खो दिए। बट देन आई थिंक कि स्किल मेरी यहाँ है, सो लेट्स नॉट ट्राई अगेन। सो लेट्स ट्राई अगेन। या है, कभी कभी गलती हो जाती है इंसान से, सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो मेरा ये चैनल है CS हक से, जो आप सबको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपने MCA पोर्टल को कैसे चलाते हैं और बेसिक नॉलेज सीखी। ये सीरीज कंप्लीट नहीं हुई थी तो मैं सीरीज को कंटिन्यू करूंगी। जस्ट गिव मी फ्यू डेज सो मैं अपने ट्रैक पे वापस आ सकूं। और सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। एंड हाँ, ये CS दिल से है। अब CS हक से तो हम बन गए हैं, मतलब मैं भी बनी नहीं हूँ। मेरा रिजल्ट आने वाला है 25 अगस्त को और बहुत पॉजिटिव ही आएगा, मुझे ऐसा लगता है, बप्पा की हेल्प से। एंड यार आ जाएगा ना, आ जाएगा ऐसे अपने दिल को बोलिए। पर दिल से हम सब CS बन चुके हैं। हाँ, बाय द वे, जिसने CS करने का फैसला लिया वो 50% CS बन चुके हैं, मेरी नजरों में, हम सबकी नजरों में। क्योंकि हर कोई CS वाला पाथ नहीं चुनता है। CS एक इजी एग्जाम नहीं है। अगर आपने चुना है और आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप एग्जीक्यूटिव पास कर चुके हैं और आप अपनी आधी जर्नी पास कर चुके हैं। सो डोंट बी डीमोटिवेटेड नाउ। सो लेट्स कम बैक टू द ट्रैक। मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंडेटरी है, ब्रैकेट में है, वो है कमेंट। प्लीज प्लीज कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आप कौन सी चीजों को मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं। आपको कौन सा वीडियो चाहिए कि मैं लेकर आऊं। मैं एक टीचर नहीं हूं, बट मैं इतनी ज्यादा नॉलेज के साथ आपके पास आऊंगी, खुद पढ़कर आऊंगी 4 बार चैप्टर, ताकि आपको पढ़ाते वक्त आपको ऐसा ना लगे यार ये तो स्टूडेंट है, क्या ही पढ़ा। लेकिन मैं वो चीजें पढ़ाऊंगी जो शायद टीचर को लगता है कि बच्चे को आती होगी और वो छोड़ देता है। लाइक बेसिक नर्सरी वाली चीजें जो मुझे नहीं पता थी। सो मैं उस चीज की गारंटी लेती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्लीज इसे कमेंट करें, सब्सक्राइब, लाइक आपकी मर्जी, पर कमेंट जरूर करें और प्लीज पॉजिटिव कमेंट्स करें और मुझे सिंसियर ओपिनियंस दें कि मैं अगला वीडियो किस पे लाऊं और मैं और क्या चीजें चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, नाउ बैक टू द टॉपिक अगेन। मैं हमेशा ट्रैक से निकल जाती हूँ। सो आज हम ड्राफ्टिंग पढ़ने वाले हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर प्रोफेशनल में किसी सब्जेक्ट को लेकर दिक्कत होती है तो वो है ड्राफ्टिंग। फॉर मी, नॉट बिकॉज इट्स हार्ड, बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर टीचिंग द एग्जैक्ट चैप्टर विच इज कंसर्न बाय अस। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि यार हमें नहीं आ रहा, हम यूट्यूब पे सर्च करें, हमें कहीं नहीं मिल रहा। सो मैं आज लेके आई हूँ चैप्टर 3, लॉ रिलेटिंग टू ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ेंगे, विच इज पार्ट A, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मेरे पास अभी यस अकेडमी की बुक है, ये स्पॉन्सर नहीं है। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैंने आधी क्लासेस इंस्पायर से ली है, आधी यस अकेडमी से ली है। पर जो मेरा सीक्रेट है जिससे मैं पास हो गई हूँ, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, वो मैं आपको 25 अगस्त को बताऊंगी। एक स्पेशल वीडियो आएगा जहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपने सारे सीक्रेट नोट्स, क्वेश्चनरीज सब सेंड करूंगी। स्पेशली मैं आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, वो 3 महीने का पूरा शेड्यूल बताऊंगी। मैं अभी इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी बताना इज लाइक वेस्ट ऑफ टाइम। अगर मैं फेल हो गई तो मतलब मेरी पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो फेलियर है, क्योंकि फिर मैं दूसरों को क्या बताऊं जब मैं खुद पास नहीं हूँ। पर अगर मैं पास हूँ तो एटलीस्ट मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि हाँ आप ये फॉलो करो, ये हो जाएगा। ठीक है, सो हम आ जाते हैं। पहले आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ रिलेटिंग टू ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग, चैप्टर 3 का पार्ट A, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जिन्होंने भी स्किप किया था वो यहाँ से आगे स्किप ना करें, क्योंकि अब मैं सच में पढ़ाने वाली हूँ। आज हमको इसके अंदर 33 टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैं टॉपिक्स के नाम ले लेती हूँ। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं किसी के पास मॉड्यूल है तो उसको भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर की बुक में कुछ अलग नोट्स थे, मॉड्यूल का ही कॉपी है। ठीक है, मेरे को मॉड्यूल खोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि उसमें मैंने कुछ भी मार्क नहीं किया है, तो मुझे थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए मैंने ये वाली बुक ली है सर की यस अकेडमी की। ओके, बट ऐसा नहीं कि किसी ने इंस्पायर से लिया है, किसी और अकेडमी से लिया तो उसको समझ नहीं आएगा। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। पार्ट 1 में है इंट्रोडक्शन। पार्ट 1 में हम फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीखेंगे, इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रपोजल क्या होता है, एसेंशियल ऑफ प्रपोजल, काइंड ऑफ ऑफर, रूल्स ऑफ गवर्निंग ऑफर,
revocation of offer, offer versus invitation to offer, communication, completion of communication, revocation of proposal and acceptance, acceptance नेक्स्ट टॉपिक है 11th टॉपिक। 12th है रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। पार्ट 2 में हम सीखेंगे कंसिडरेशन एंड एग्रीमेंट, यानी कंसिडरेशन क्या होता है, एसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, इंग्लिश लॉ वर्सेस इंडियन लॉ क्या होता है, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, रूल्स ऑफ गवर्निंग कंसिडरेशन, एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पार्ट 3 में हम फ्री कंसर्न के बारे में सीखेंगे, कंसर्न क्या होता है, फ्री कंसर्न क्या होता है, कोर्शन क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मिस्टेक क्या होता है। पार्ट 4 लास्ट, कंपिटेंस ऑफ पार्टीज, मेजॉरिटी, साउंड माइंड क्या होता है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, लॉफुल ऑब्जेक्ट, एंड पार्ट 5 स्पेशल, पार्ट 5 है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, विच मैं पार्ट 4 में ही ऐड कर दूंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो हमारा ना पूरा एंटायर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है ना एक ही साइकोलॉजी पे बेस्ड है, एंड दैट इज कि दो लोग कुछ एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करने वाले हैं, ठीक है, डील करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ मिलके एक एंटायर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक सेलर होगा, एक बायर होगा। यहीं से पूरी रामायण, पूरी स्टोरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की शुरू होगी। ठीक है, मैं पहले हिंदी में समझाऊंगी, फिर मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में समझाऊंगी, एंड देन मैं मॉड्यूल की लाइन पढ़ दूंगी, ताकि अगर किसी को लाइन याद करनी है तो मॉड्यूल की लाइन। देखो रटना बहुत आसान है, समझना मेन रीजन यहाँ पे मेरा वीडियो बनाने का मेन कंसेप्ट है समझना, क्योंकि मैं पेपर में अपनी लैंग्वेज लिख के आती हूँ और मुझे उसके भी मार्क्स मिल जाते हैं। मुझे प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मुझे कंसेप्ट याद नहीं आता है, कैसे इंग्लिश का वर्ड आ गया, अब मुझे उसका वर्ड का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि मैं तो रट के आई थी। जब रट के जाते हैं ना तो लिख नहीं पाते, इसलिए हम यहाँ पे समझेंगे। आपको क्या लेना है, अपनी बुक लेनी है, पेंसिल लेनी है, और उसके बाजू में आप लिखते जाओ कि इसका ये मतलब है। इंग्लिश में लिखो बट इजी लैंग्वेज में लिखो, पेपर के टाइम पे बहुत इजी हो जाएगा आपको रिकॉल करना कि इसका मतलब क्या है, जबकि पेपर में क्वेश्चन है तो आपको याद रहे। और मैं एक और बात बता दूं, जो लोग थ्योरी को लाइटली ले रहे हैं, जो मेरे वीडियो को लाइटली ले रहे हैं, सच में बता रही हूँ, मैं इस वीडियो को व्यूज के लिए नहीं लाई हूँ, मैं इस वीडियो के लिए उन लोगों के लिए लाई हूँ जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। बिकॉज इस बार ड्राफ्टिंग का पूरा पेपर थ्योरी आया था, इवन डीडी के क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व थे, और ड्राफ्टिंग का कोई मतलब ड्राफ्ट का कोई अता पता ही नहीं था। तो थ्योरी को लाइटली मत लीजिए। लेट्स गो। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे एक अमन है, एक भरत है। अमन है सेलर और भरत है बायर। नाउ अमन सोच रहा है कि मुझे ना अपनी एक बाइक सेल करनी है और भरत को एक बाइक परचेज करनी है। तो क्या होता है ना, हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं जो लॉ के दिमाग में होता है। अगर लॉ के दिमाग में, लॉ हम एक चीज मान रहे हैं, लॉ एक इंसान है मान लो, एक बार लॉ के दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं 5-6, भाई उसको 5-6 चीजों का जवाब दे दो, वो मान लेगा ये कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब दो लोग डील कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट तो जरूरी नहीं है। लॉ की ये सारी चीजें प्रूव करो। क्या अमन सच्ची में एक ऑफर दे रहा है, क्या भरत उसको एक्सेप्ट कर रहा है उस ऑफर को, क्या वो एक्सेप्टेंस फोर्स तो नहीं है, भाई जबरदस्ती तो नहीं कर रही, क्या दोनों को समझ भी आ रहा है वो कर क्या रहे हैं। ये चौथा क्वेश्चन है कि समझ भी आ रहा है कर क्या रहे हैं, क्या जो पर्पस है वो लीगल है कि नहीं है, जो उन्होंने डिसाइड किया वो लीगली भी सही होना चाहिए ना। उसके बाद क्या वो लीगली केपेबल है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। दीज आर द क्वेश्चन, इफ ऑल द आंसर्स आर यस देन इट विल बी ट्रीटेड एज कॉन्ट्रैक्ट, और इसी को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर एक बार हमें ना प्रोटेक्शन मिल गई ना लॉ की, तो वो तो भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा वैलिड है, कोई उसको हटा नहीं सकता, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा बेसिकली। तो आगे स्टार्ट करते हैं। किसी को लग रहा है कि यार ये बकवास पढ़ा रही है, आगे अच्छा नहीं पढ़ेगी, देखो एक बार तसल्ली से देखो एंड देन टेल मी कि कैसा था। ठीक है, हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट होगी, पेंसिल ले लीजिए, पहले तो लिख लीजिए प्रपोजल। हमने किसी को प्रपोजल दिया, मैं प्रपोजल का मतलब समझाऊंगी, आप आगे देखिएगा। उसके बाद एक्सेप्टेंस, उसके बाद प्रॉमिस, देन कंसिडरेशन, देन एग्रीमेंट एंड देन कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रपोजल का मतलब समझते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि यार मैं ना विलिंगली है ना अपनी बाइक है ना सेल करना चाहती हूँ 50,000 में, और ये बात मैंने बताई भरत को। मैं अमन हूँ ना, अमन भरत लेके चलना। ठीक है, मैंने बता दिया अमन को कि मैं बाइक बेचना चाहती हूँ। ये जो मेरी विलिंगनेस टू सेल दिस बाइक इन 50,000 रुपीज, इट्स दिस इज अ प्रपोजल। जस्ट बिकॉज मैंने ये प्रपोजल दे दिया, भरत के ऊपर कोई फोर्स नहीं कि उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। प्रपोजल का काम ही है कि आप सामने वाला अपनी इच्छा बता रहा है, जता रहा है कि भाई मैं कुछ बेचना चाहता हूँ। जस्ट बिकॉज वो अपनी इच्छा बता रहा है, जरूरी नहीं कि सामने वाला एक्सेप्ट करे, बट वो उम्मीद करता है कि सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा। सो यहाँ पे एट दिस मोमेंट अमन इज एक्सप्रेसिंग हिज विलिंगनेस एंड वांट्स भरत अप्रूवल। दिस इज कॉल्ड प्रपोजल और ऑफर।
आप दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। प्रपोजल इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी लाइन में इंग्लिश में बोल रही हूँ कोई भी अपने नोट्स के पास लिख सकता है, ठीक है। Without proposal there can be no acceptance, without acceptance there can be no agreement, and without agreement there can be no contract। मैंने जो फ्लो चार्ट बताया था ना उसी की बात कर रही हूँ कि प्रपोजल से शुरू हुआ है, अगर प्रपोजल ही नहीं होगा तो कोई एक्सेप्ट क्यों करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा तो एग्रीमेंट में कैसे आएंगे, एग्रीमेंट में अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट में टर्न कैसे होगा। तो ये सारी पूरी जर्नी आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर किसी को मॉड्यूल की लाइन पढ़नी है तो मैं पढ़ के बता देती हूँ। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और abstain from doing anything with a view to obtain the assent of the other to such act or absentees, he is said to make a proposal। लाइन थोड़ी हार्ड है, अपनी मर्जी से आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ICSI नॉट फोर्स यू टू यूज द एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ मॉड्यूल, बट they expect you to use it, but there is no force। तो अगर आप ये लिख सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं लिख सकते अपनी लैंग्वेज यूज कर दीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन, कभी कभी सिर्फ प्रपोजल के जरूरी नहीं है कि प्रपोजल पूछें कि मीनिंग क्या है, कभी कभी उसके एसेंशियल्स भी पूछ लेते हैं। सो प्रपोजल के एसेंशियल्स क्या है, देयर मस्ट बी 2 पीपल। एक जना तो बैठ के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, तो 2 पर्सन इन्वॉल्व होने चाहिए। आप किसी को प्रपोजल दो, खुद को तो नहीं दोगे तो दूसरा भी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि अ पर्सन शुड एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस। थर्ड क्या है, अ पर्सन मस्ट टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पर्सन, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ मैंने मन में सोच लिया कि प्रपोजल तो हो जाएगा, मेरे सोचने से कुछ नहीं होता, आपको वो विलिंगनेस कम्युनिकेट भी करनी पड़ेगी। जब तक वो कम्युनिकेट नहीं होगी वो वैलिड नहीं होगी। मैंने तो मन में सोचा था मैं बेच दूंगी, सामने वाले को पता नहीं, भरत को पता ही नहीं है कि मैं कुछ प्रपोजल देने वाली हूँ। भाई भरत आगे हाँ कैसे बोलेगा, तो कम्युनिकेशन इज द की, ओके। आ जाते हैं सेकंड टॉपिक पे। अब हमारा सेकंड टॉपिक है काइंड्स ऑफ ऑफर, राइट। चलो अब मैं बताती हूँ काइंड्स ऑफ ऑफर का मतलब होता है कि हम किसी को प्रपोजल दे रहे हैं, हम किसी को ऑफर दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ऑफर देने का सिर्फ एक तरीका है। लाइक मैं चाहती हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर पर्सन को ही ऑफर दूं, मेरी प्यारी बाइक है, मेरे सेंटिमेंट जुड़े, मैं तो इसी बंदे को बेचना चाहती हूँ, ठीक है। मेरा दोस्त है, दोस्त का दोस्त है, एक जना, और एक है खुली छूट है, जिसको खरीदना है खरीदो, अखबार में खबर है, दैट इज कॉल्ड जनरल ऑफर। मैं भी पूरा एक्सप्लेन करूंगी, मैं बता रही हूँ कि काइंड्स होते हैं, ठीक है। लेट्स गो विद फर्स्ट कम्स विद स्पेसिफिक ऑफर। जैसा कि मैंने कहा था, आई विल गो टू भरत and I will show my willingness to sell that bike to Bharat only, कि भरत I will sell my bike for 5,000 rupees to you, only Bharat has a right to accept that proposal and that's called special offer, ठीक है। Then comes module language, a special offer is made to a particular person and can be accepted only by that person, ठीक है। General offer okay, example, whoever will find my dog will be rewarded by 10,000 rupees। हेयर मैंने कोई यहाँ पे मैंने कोई भी एक पर्सन का नाम नहीं लिया कि तू ही ढूंढ के ला, ठीक है, आप ही ढूंढ के लाइए, थोड़ी तमीज में। सो यहाँ पे कोई भी ढूंढ के ला सकता है, ठीक है, जो ढूंढ के लाएगा उसके पैसे। सो दैट्स कॉल्ड जनरल ऑफर। क्रॉस ऑफर को कोई भी उससे कंफ्यूज नहीं करेगा। तो व्हाट वाज द फोर्थ वन, काउंटर ऑफर, ठीक है। मुझे इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी जब मैं अपने टाइम पे पढ़ रही थी, तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा। क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर इज 2 डिफरेंट थिंग। क्रॉस ऑफर सेज कि जैसे अमन ने बोला आई विल सेल माई बाइक फॉर 50,000 रुपीज एंड सेंड दिस लेटर टू भरत। भरत सेंड अ लेटर टू अमन सेइंग आई वांट टू बाय 50,000, आई वांट टू बाय अ बाइक ऑफ योर्स और 50,000 रुपीज। अब लोगों को लग रहा है कि भाई अमन ने, मैं कंफ्यूजन बता देती हूँ, अमन ने भरत को लेटर भेजा, भरत ने उसका आंसर दिया अमन को कि हाँ मुझे भी तेरी बाइक खरीदनी है। ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैं तो चली गई भरत के घर उसको ढूंढते ढूंढते कि ये ले लेटर, मुझे तुझे बाइक बेचनी है। भरत मेरे घर पहुंच गया और वो बोल रहे हैं कि मुझे तेरी बाइक खरीदनी है। अब भरत को तो मैं घर पे नहीं मिलूंगी क्योंकि मैं तो उसके घर हूँ और वो मेरे घर है। हम दोनों ने, द कंक्लूजन इज, हम दोनों ने एक दूसरे को लेटर भेज दिया पर एक दूसरे का लेटर पढ़ा नहीं और उसको जवाब नहीं दिया। दैट इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर इज नॉट
एट ऑल इक्वल टू एक्सेप्टेंस। मतलब इसका मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है कि मैंने बोला मुझे बाइक बेचनी है, उसने लेटर भेज दिया, उसने बोला कि उसे बाइक खरीदनी है, ठीक है। इसका मतलब नहीं कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मुझे तेरी बाइक खरीदनी है, तेरे लेटर का मैं आंसर दे रहा हूँ, आंसर नहीं दे रहा। दोनों ने अपने अपने लेटर भेज दिए और दोनों को ही बेसिकली एक दूसरे का लेटर पढ़ा ही नहीं, तो दैट्स कॉल्ड क्रॉस ऑफर। ओके, इसकी हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। So cross offer occurs when identical offers are made by two person to each other without knowledge of others offer. ऑफर सेम ही दे रहे हैं एक दूसरे को ये दोनों, बट एक दूसरे के ऑफर के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। दैट्स इट। नाउ कम काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर तो मुझे लगता है काउंटर वर्ड तो सबने सुना ही होगा, बट मैं मान लेती हूँ नहीं सुना। आज मैंने बोला कि मेरे को 50,000 में, हम सेम ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे ताकि दिमाग में रहे। मेरे को 50,000 देने हैं, नो मुझे बेसिकली अपनी बाइक बेचनी है 50,000 रुपए में, और मैंने भरत को बोला देख खरीदनी है तो 50,000 दे। भरत ने काउंटर ऑफर किया 45,000। बार्गेनिंग मान लो, नेगोशिएशन मान लो, हम यहाँ लड़ रहे नहीं नहीं नहीं। काउंटर ऑफर के एसेंशियल्स बड़े प्यारे हैं कि आप एक प्रपोजल देंगे और वो रिजेक्ट होगा और एक न्यू ऑफर आएगा और वो एक्सेप्ट होगा, दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में हमेशा ओरिजिनल जो ऑफर होता है ना वो रिजेक्ट होता ही है, तभी तो न्यू ऑफर बनता है। मेरा प्राइमरी ओरिजिनल ऑफर क्या था 50,000, जो रिजेक्ट होगा तभी तो काउंटर आएगा। काउंटर आया नहीं 45,000, एक्सेप्ट किया दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं एक्सेप्ट किया तो लड़ते रहेंगे या फिर नहीं करेंगे ऑफर, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटर ऑफर इक्वल्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर प्लस न्यू ऑफर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया कंटिन्यूइंग एंड स्टैंडिंग ऑफर। कंटिन्यूइंग और स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है, जिसमें सप्लायर कहता है कि आई विल सप्लाई चेयर्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड 1 ईयर, ऑफर रिमेन्स ओपन। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि ऑफर प्रेजेंट में ही हो गया। इसमें जैसे मैं सप्लायर हूँ और कोई बायर है, तो मैंने सप्लायर ने एक प्रॉमिस कर दिया कि भाई जब तुमको चाहिए होगी ना चेयर, मैं तब दे दूंगा, जब तुम्हें नीड होगी या फ्यूचर में दे दूंगा या 1 साल के अंदर दे दूंगा। ऐसे कोई नहीं कि एग्जैक्ट हो रहा है कि तूने मुझे पैसे दिए और मैंने चेयर खरीदी, वैसा नहीं है। तो ये कंटिन्यूस ऑफर ओपन रहता है और ऑफर बाद में भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ओके। देन कम्स रूल्स गवर्निंग ऑफर। नेक्स्ट टॉपिक, हमने अब तक एक ही पेज पढ़ा है बाय द वे, तो थोड़ा हरी करता है अगर वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो लोगों को लगे अरे चैप्टर 3 का पार्ट ए इतना बड़ा है तो पार्ट बी सी डी ई कितना बड़ा होगा, आगे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इस बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे क्वेश्चंस आए थे तो मैं नहीं चाहती कि लोगों को इसमें कुछ दिक्कत हो, ठीक है। अब आ जाता है रूल्स गवर्निंग ऑफर। सो मैंने यहाँ पे, पता नहीं दिखेगा कि नहीं कैमरा में, मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स किए हैं, ठीक है। आप भी ऐसे करके कुछ लाइंस को हाईलाइट कर दीजिए और उसी से आप एक स्टेटमेंट और एक लाइन बना सकते हैं पेपर में आंसर लिखते हो। आपको सारी लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल में फुल लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाईलाइट पॉइंट्स को याद कीजिए और उससे खुद ही एक लाइन बना लीजिए, ठीक है। सो मैंने क्या हाईलाइट किया था, फर्स्ट पॉइंट था एन ऑफर मस्ट बी क्लियर, डिफाइनाइट, कंप्लीट एंड फाइनल। इट मस्ट नॉट बी वेग्यू। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉमिस टू पे एन इंक्रीज प्राइस फॉर For example, a promise to pay an increased price for a horse. If it proves lucky to a promiser, it too vague and it's not binding. मैं इसका एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे कि एक ऑफर को हमेशा क्लियर होना चाहिए, ये पहला लाइन है, ठीक है। मैंने बोल दिया कि भाई अगर मेरा हॉर्स लकी निकला तो मैं पे करूंगी, ठीक है, ये हो गया। ये क्लियर नहीं है, ठीक है। अगर ऑफर ऐसा है तो फिर ऑफर वैलिड ही नहीं है। ऑफर को वैलिड होने के लिए रूल्स गवर्निंग ऑफर्स, मतलब हमें जो रूल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे ऑफर देने से पहले। मतलब यहाँ पे ये रूल्स उसको फॉलो नहीं करने जिसको ऑफर मिल रहा है, यानी भरत को नहीं करने, अमन को करने हैं जो ऑफर दे रहा है, ठीक है। अगेन ऑफर दे रहा है, उसको क्या रूल्स फॉलो करने ताकि उसका ऑफर वैलिड हो, ये हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पहला इज ऑफर मस्ट बी क्लियर, ही हैज टू मेक श्योर कि ही इज क्लियरिंग द फैक्ट कि मैं अपना हॉर्स 50,000 में बेच रहा हूँ। वो ये नहीं कह सकता मेरा हॉर्स तो बहुत लकी है, सबसे ज्यादा बोनी लगाओ, हाईएस्ट प्राइस बोलो, या अगर तेरे लिए लकी निकला एक बार खेल के देख ले फिर मेरे को पैसे दे देना। ये अनक्लियरनेस यहाँ ऑफर में नहीं लिखनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे लकी है नहीं है, ये किसी को पता नहीं है ना, तो ऑफर किस बात का, ऑफर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, 50,000 देंगे। सो ऑफर मस्ट बी क्लियर, कंप्लीट एंड फाइनल। देन आ जाता है मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। बहुत, ये मैंने पहले भी बताया था, ऑफर एक तो क्लियर क्या चाहिए क्या नहीं है सब लिख के अच्छे से दे दो। दूसरा दो तो सही, मन में मैंने सोचा मैं 50,000 का अपना
गाड़ी बेच रही हूँ, हॉर्स बेच रही हूँ, और मैंने मन में ही सोच लिया, अरे जब सामने वाले को कम्युनिकेट ही नहीं किया तो वो ऑफर किस बात का, वो तो आपकी थिंकिंग हो गई ना। थिंकिंग और ऑफर दोनों अलग बातें होती हैं बाय द वे। थर्ड रूल कम एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इसका यहाँ मतलब है द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर शुड बी एक्सप्रेस इन ओरल और इन रिटर्न। रिकमेंड तो रिटर्न में ही किया जाता है, बट आप ओरल भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट मस्ट बी इम्प्लाइड, ओके। नाउ हम आते हैं रिवोक्यूशन ऑफ ऑफर, ठीक है। ऑफर को रिवोकेशन कैसे होता है? अगर किसी का मन है, मैंने ऑफर दे दिया पर बाद में उसका मन नहीं है, उसको ऑफर वापस लेना। ऐसे कैसे ले लोगे? आपने ऑफर दे दिया, अब आप वापस कैसे लोगे? सो लेट्स कम टू दिस पॉइंट। यहाँ पे भी कुछ एसेंशियल्स है। मैंने यहाँ पे जैसे ठीक है, ये राइट पेन से मैंने यहाँ लिखा था मोड्स ऑफ रिवोकेशन, और फिर मैंने यहाँ पे वो वर्ड्स लिखे थे जो मुझे याद रहे कि कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे मैं बताती हूँ। फर्स्ट कम्स इज नोटिस ऑफ रिवोकेशन, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है रिवोक्यूशन का, हम या तो हम पूरा ऑफर ही रिवोक्यूट कर सकते हैं, या फिर हम एक पार्ट हमारे ऑफर का हटा सकते हैं। सो पहला आता है नोटिस ऑफ रिवोकेशन। मतलब रिवोकेशन मतलब ऑफरर जिसने ऑफर किया है वो डायरेक्टली ऑफर कैंसिल कर सकता है, ठीक है। बट इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ऑफर के लिए नोटिस दिया है, ठीक है। ऐसे आप मुंह से नहीं बोल सकते रिवोकेशन होगा। एक नोटिस आपको उस बंदे को शेयर करना पड़ेगा। अमन भरत को एक नोटिस लिख के देगा कि मैंने जो ऑफर किया था मैं उसको रिवोकेट कर रहा हूँ। सेकेंड कम्स इज लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है। मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। मुझे क्या लगा था लैप्स ऑफ टाइम का मतलब कि इस टाइम के अंदर अंदर ऑफर रिवोकेट कर सकते हो, मतलब 15 दिन के अंदर कर सकते हो, 30 दिन। ऐसा नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब यह है कि मैंने ऑफर के ऊपर लिख दिया। ओके, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने कल है ना एक एडवर्टीजमेंट देखी थी कि 18 जुलाई को पार्टी है, पूल पार्टी है, और 17 जुलाई तक आप अगर करवाते हो एंट्री या एंट्री फी भर देते हो तो आपको 15% डिस्काउंट मोर मिलेगा, ठीक है, 17 तारीख तक। अगर आज आप 18 को टिकट खरीदते हो तो क्या आपको वो ऑफर मिलेगा? नहीं। टाइम कितना दिया हुआ था? 17 तारीख तक। उसके बाद वो ऑफर हट जाता है। आप कितना भी बोलो यहाँ तो सर 15% डिस्काउंट लगा, भाई उसके आगे भी तो लिखा है कि 17 तारीख तक ही करवा सकते हो। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब है कि ऑफर एक पर्टिकुलर टाइम तक होगा और वो मेंशन होगा। अगर सामने वाला उस ऑफर को रिवोक करता है, उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, नहीं करता नहीं तो ऑफर रिवोक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें सामने वाला लड़ नहीं सकता उससे क्योंकि टाइम यहाँ पे गिवन था, ठीक है। थर्ड कम्स द फेलियर ऑफ कंडीशन। ऑफर वैलिड था जब तक आप उसकी सारी कंडीशंस फॉलो कर रहे थे। आपने कोई कंडीशन ब्रेक कर दी, ठीक है, आप उसी वक्त उस ऑफर की जो फैसिलिटीज बेनिफिट्स आपको मिल रहे थे वो आपसे छीन लिए जाएंगे। फोर्थ कम डेथ or insanity. If offeree learns that proposer died or become insane before acceptance, offer ends. Now I tell you how. मैं हूँ सेलर, मैं हूँ ऑफरर, मैं दे रहा हूँ ऑफर। ऑफरी वो है भाई जो ऑफर मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, ठीक है। अब मानो पहले ही मैंने अभी ऑफर एक्सेप्ट, मतलब जो मेरा तो नाम ही नहीं लेती, दूसरा पर्सन ही नहीं है, अमन और भरत है। अमन सेलर है, अमन ने ऑफर किया कि भाई तू बाइक खरीद ले, ठीक है। भरत ने कहा ठीक है मैं खरीद रहा हूँ, मुझे 5 दिन की मोहलत दे, और 15 दिन की तो वैसे भी अमन ने दी थी मोहलत। छठे दिन पता चलता है भरत को कि अमन मर चुका है, ठीक है, अनसाउंड माइंड हो चुका है, या उस कंडीशन में ही नहीं है कि वो देख सके कि कॉन्ट्रैक्ट बन भी सकता है कि नहीं। ही इज नॉट स्टेबल इनफ, या वो मर ही चुका है मान लो। भरत ने भी एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया था। अगेन ध्यान से सुनेगा, बिफोर एक्सेप्टेंस अगर प्रपोजर को, अगर उस पर्सन को जिसने ऑफर दिया है वो अनसाउंड हो जाता है, मर जाता है, तो ऑफर ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट होने के बाद उस पर्सन को कुछ होता है तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड रहता ही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अभी एक सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो सोच रहा था, उसको सोचने वाला टाइम चल रहा था, एंड देन कोई मर गया, मतलब कोई नहीं, जिसने ऑफर दिया था वो मर गया, या उसको कुछ हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, या वो स्टेबल इनफ नहीं है, तो ऑफर इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, ऑफर्स वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर। चलो मैं एक बात बताती हूँ, क्या होता है ना, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होती है। एक शॉपकीपर है और वो आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा है कि ये फोन 50,000 का, क्या वो आपको ऑफर दे रहा है? वो आपको ऑफर नहीं दे रहा। ऑफर यहाँ पे है ना, लोग इंग्लिश में बहुत लिटरल मीनिंग ले लेते हैं ऑफर का, बेसिकली वो ये मतलब नहीं है। ऑफर का यहाँ मतलब बता रहे हैं कि हाउ शुड आई से, डील।
क्योंकि ऑफर आपको लीड कर रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो डील हो रही है दो लोगों के बीच में। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूं कि ये फोन 50,000 का है, आप वो 50,000 का फोन देख रहे हो, ठीक है, मतलब वो एक इन्विटेशन है। मैं आपको इनवाइट करूं कि भाई डिस्प्ले में मैंने 50,000 का फोन लगाया, आ जाओ देख लो, लेना है तो ले लो। तो आई एम इन्वाइटिंग यू टू नेगोशिएट विद मी, टू डील विद मी, सो दिस इज एन इन्विटेशन। जब आप वो फोन उस डिस्प्ले से उठा लोगे और आप आ जाते हो मेरे पास पेमेंट करने, आप लड़ रहे हो, डिस्काउंट ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हो, यहां हमारी डील होगी कि हम पेमेंट कर रहे हैं, दैट्स इट ऑफर। सो ऑफर वो है जहां पे दो लोग बैठ के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इनविटेशन वो है जहां पे आपको इनविटेशन में नेगोशिएट, आओ मेरे से लड़ो, आओ मेरे से नेगोशिएट करो, आओ मेरा ये प्रोडक्ट खरीदो, दैट्स कॉल्ड इनविटेशन। नाउ अब क्या होता है ना, जैसे ही कस्टमर ने लाइन बोल दी आई विल बाय दिस फोन फॉर 20,000, नाउ द ऑफर एग्जिस्ट। सो ऑफर क्या है, रेडी टू कॉन्ट्रैक्ट, acceptance create the contract, the invitation to offer is invitation to negotiate, acceptance does not create। now क्या ना, इन्विटेशन के दौरान एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, एक्सेप्टेंस किसकी तरफ से होती है, बायर की तरफ से होती है। सेलर ने तो डिस्प्ले कर दिया, आके ले लो फोन। जब बायर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो वो भी इन्विटेशन ही चल रहा है वो पीरियड। जब बायर एक्सेप्ट कर लेता है, बायर कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, बायर डील कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट में, रेडी हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, दैट्स कॉल ऑफर। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होती, जब तक सिर्फ इन्विटेशन टू नेगोशिएट है, तो वो इन्विटेशन टू ऑफर कहलाएगा, ठीक है। नाउ कम्स कम्युनिकेशन। मैं बार बार कह रही हूं कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आपका क्या ऑफर है। बिना कम्युनिकेशन के कुछ नहीं होता। आप मन में क्या सोच रहे हैं वो सामने वाले को नहीं पता। तो लॉ ओनली रिकॉग्नाइज कम्युनिकेटेड इंटेंशंस। कम्युनिकेशंस मीन transmitting proposal, acceptance, revocation of proposal, revocation of acceptance from the party to another, ठीक है। अब हम क्या 4 एरियाज कवर करते हैं, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये 4 चीजें हमें कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। हमने कोई प्रपोजल दिया, कम्युनिकेट करो, मन में मत रखो। आपने एक्सेप्टेंस किया, प्रूफ दो, सामने दोनों पार्टी एक्सेप्ट कर रही हैं कि प्रपोजल हो रहा है। आपका एक्सेप्टेंस रिवोकेट भी हो सकता है और प्रपोजल भी रिवोकेशन हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड था प्रपोजल। यहाँ पे प्रपोजल कब माना जाएगा कि कम्युनिकेट हो चुका है, जब वो ऑफरी की नॉलेज में आ जाएगा। आज मैं बोलूंगी कि मैंने तो प्रपोजल दे दिया, प्रूफ का है, कम्युनिकेशन का है, जब सामने वाले को वो मिल जाएगा। ईमेल के थ्रू आप प्रूफ कर सकते कि मैंने बाय ईमेल भेजा है, बाय पोस्ट भेजा है। तो जब किसी ऑफरी को प्रपोजर ने चीजें भेज दी हैं और उसको मिल गई हैं, दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन डन एट द प्रपोजल स्टेज। नाउ एट द एक्सेप्टेंस स्टेज। अब एक्सेप्टेंस स्टेज थोड़ा डिफरेंट है प्रपोजल से। यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्टेंस के दौरान किसी एक को नहीं प्रूफ करना कि भाई उसने कर दिया, दोनों को अपने अपने स्टेज पे करना है, प्रपोजर को भी करना है एंड देन एट द सेम टाइम ऑफरी एंड एक्सेप्टर को भी करना है। प्रपोजल, प्रपोजर, मैं प्रपोजर बोल रही हूँ जिसने प्रपोजल दिया है, उसका प्रपोजल कब माना जाएगा, जब उसने वो एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर दिया कि मुझे जो एक्सेप्टेंस मिली ना, एक्सेप्टर से जो मुझे एक्सेप्टेंस मिली उसको उसको पोस्ट कर दिया। जब उसने उसको पोस्ट कर दिया, प्रूफ दे दिया कि मुझे एक्सेप्टेंस मिल गई है, तो वो एक कम्युनिकेशन है कि उसे एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्टेंस उसको मिल गई है, इस चीज को वो कम्युनिकेट कैसे कर रहा है कि वो एक्सेप्टेंस का प्रूफ दे रहा है कि मुझे सामने से मिल गई है। अब जो एक्सेप्टर है वो कैसे प्रूफ करेगा कि एक्सेप्टेंस तो मैंने दे दी है। अब जब तक वो एक्सेप्टेंस प्रपोजर के पास पहुंच नहीं जाती तब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा। आज अमन इज अ प्रपोजर एंड भरत इज अ एक्सेप्टर। अमन ने भरत को भेजा प्रपोजल, ठीक है, भरत ने उसे कर दिया एक्सेप्ट। जब भरत वो एक्सेप्ट करेगा तो वो कम्युनिकेट भी तो करेगा। जब वो कम्युनिकेट करेगा प्रपोजर को, वहां उसकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी एक्सेप्टेंस की। और जहां पे अमन उसको एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर देगा ना, वहां उसकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी कम्युनिकेट करना। अब उसने कम्युनिकेट कर दिया कि मुझे एक्सेप्टेंस मिल चुका। सॉरी गाइज, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके चली गई थी पानी पीने, तो हम बैक टू टॉपिक आते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने थोड़ा सा ढीला कर दिया बुक को। सो नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 3.4 का जो लास्ट टॉपिक है, 3.5 का मिक्स, ठीक है, मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ। सो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। हम एक्सेप्टेंस को भी रिवोकेट कर सकते हैं, हम प्रपोजल को भी कर सकते हैं, ठीक है। बोथ ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंस कैन बी विथड्रॉन, बट एक सर्टेन स्टेज तक। प्रपोजल कब रिवोकेट हो सकता है, जब तक किसी ने
Okay, proposal can be revoked before communication become complete against the proposer, or acceptance can be revoked before communication becomes complete against acceptor. ओके, नाउ मैं इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि क्या हुआ ना, मैंने आपको प्रपोजल दिया, ठीक है, आपने वो प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक, ठीक है, और मैंने आपका एक्सेप्टेंस अभी तक पोस्ट भी नहीं किया। तो यहाँ अभी क्या हो ना, जैसे मैंने आपको एक प्रपोजल दिया कि भाई मैं 50,000 की गाड़ी बेचना चाहती हूँ, मैं 50,000 की गाड़ी बेचना चाहती हूँ, आपने वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस से पहले जैसे आप सोच रहे हैं, मैं उसी को कह दूँ नहीं मुझे अब ऑफर नहीं देना, एट दैट सर्टेन टाइम मैं उस सर्टेन स्टेज पे ही कह सकती हूँ कि मेरा प्रपोजल रिवोकेट हो चुका है, ठीक है। आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं प्रपोजल तो रिजेक्ट नहीं कर सकती, मैं प्रपोजल रिवोकेट नहीं कर सकती, वापस विड्रॉ नहीं कर सकती क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया। द सेकेंड स्टेज फ्रॉम रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे होती है, ये रिवोकेट हो सकती है बिफोर एक्सेप्टेंस रीच टू द प्रपोजल। अब मैं वापस क्लियर कर देती हूँ, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल का मतलब है कि मैंने आपको प्रपोजल दिया, आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, उससे पहले मैंने अपना ऑफर वापस ले लिया, दैट कॉल्ड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस सेज कि मैंने आपको प्रपोजल दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, पर वो एक्सेप्टेंस जब तक मुझ तक पहुंचती है वाया ईमेल, पोस्ट और एनीथिंग, मैं मुझ तक वो एक्सेप्टेंस पहुंचे, उससे पहले किसी ने अगर एक्सेप्टेंस रिवोकेट कर दी तो दैट्स कॉल्ड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इन 3.5 पेज नंबर, दैट्स कॉल्ड एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सेप्टेंस का यहाँ मतलब है कि किसी ने प्रपोजल दिया और उसको उसका यस आंसर मिल गया, दैट्स कॉल्ड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस पता है प्रॉमिस एक तरह का, अ प्रपोजल ऑन एक्सेप्टेंस बिकम्स अ प्रॉमिस। हमने वो चार्ट बनाया था स्टार्टिंग में, याद है, लाइन वाइज प्रपोजल शुरू होता है, उस पे एक्सेप्टेंस मिलती है, एक्सेप्टेंस अगर किसी प्रपोजल पे मिल जाए दैट इज कॉल्ड प्रॉमिस। यहाँ पे वो लाइन याद रख लीजिएगा, प्रपोजल ऑन एक्सेप्टेंस बिकम्स अ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर बिकम एग्रीमेंट, ठीक है। ये एक लाइन वाइज चीजें चल रही है। नाउ कम्स रूल्स फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस, ठीक है। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड रूल नंबर 1, which says if a bike is 50,000 rupees and Bharat says yes, it's a valid acceptance. It will be not valid if his bike rupees 50,000 and Bharat is saying yes but for 45,000. This has become a counter offer. Now I tell you what. एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट मीन्स मैंने कोई ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज वैलिड। मैंने कोई ऑफर दिया और सामने वाला वहां काउंटर ऑफर दे रहा है, जब वो काउंटर ऑफर दे रहा है हम लड़ रहे हैं तो वहां तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं ना। काउंटर ऑफर देना है एक्सेप्टेबल है, वैलिड है, बट आप यहाँ बात काउंटर ऑफर की चली नहीं, यहाँ बात एक्सेप्टेंस की चल रही है। आपका एक्सेप्टेंस सामने वाला कैसे एक्सेप्ट करेगा जब वो अभी तक बोल रहा है मैं तो काउंटर ऑफर कर रहा हूँ, मैं तो 45 ही दूंगा, मतलब मैं बोल रही हूँ तू 50 दे दे, वो कह रहा है मैं लेना चाहता हूँ बाइक, मेरा एक्सेप्टेंस है, बट वो जो बट यूज हो रहा है ना, बट आई विल गिव 45,000, दैट इज अनक्वालिफाइड एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज एक्सेप्टेंस, क्योंकि वो बोल रहा है मैं करना चाहता हूँ पर 45,000 मैं करना चाहता हूँ। भाई ऐसे कौन सा एक्सेप्टेंस है जिसमें तुम कंडीशन लगा रहे हो, हमने कंडीशन लगाने को अलाउ नहीं किया है, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस। देखा यहाँ पे जब बोला जा रहा है कि एक्सेप्टेंस कुछ दिनों में हो सकती है अगर पेरिशेबल गुड्स नहीं है, अगर पेरिशेबल है तो अर्जेंटली हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर मैं दे रही हूँ कि मैं बाइक का ऑफर दे रही हूँ, बाइक खरीद लो, बाइक खरीद लो, तो वो ऑफर भाई 10-15 दिन का भी हो सकता है, आराम से बाइक कोई देख सकता है, ले सकता है। अगर मैं ऑफर कर रही हूँ कोई पेरिशेबल चीज का जो खराब हो सकती है, तो मैं ऑफर को बहुत अर्जेंट रखूंगी, किसी को लेना है तो जल्दी लो, एक्सेप्ट करना है तो जल्दी करो। बेसिकली एक्सेप्टेंस में टाइम बाउंडेशन हो सकती है, डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस, दैट्स इट। एक्सेप्टेंस में हो रही है बाउंडेशन, प्रपोजल में नहीं हो रही। भाई सामने वाले को अर्जेंटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा विद इन द टाइम, और उसको थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं अगर वो पेरिशेबल गुड्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा कि एक्सेप्टेंस एक तो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, यानी आप मान रहे हो कि आप गुड्स को एब्सोल्यूटली यस एक्सेप्ट कर रहे हो प्रपोजल को, ठीक है। वो एक तो proposal should be prescribed in the manner in which it's accepted. Third point is it should be in a reasonable time, ठीक है। Next topic, consideration and agreement, okay। बहुत लंबा जा रहा है ना वीडियो, मैं कोशिश करूंगी अगली बार थोड़ा ज्यादा जल्दी पढ़ा सकूं, ठीक है। बट मैं जो भी पढ़ा रही हूँ मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको
अच्छे से समझ आए। ठीक है गाइस, अगर आपको कुछ भी लगा जो मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया तो प्लीज प्लीज मुझे बताइएगा, मैं अपने आप में थोड़ा चेंज लाऊंगी। जैसे कई लोगों को होता है हमें रटवा दो, मुझे ऐसा लगता है ड्राफ्टिंग के कई चैप्टर रटवाने के हैं, बट ये चैप्टर रटवाने का नहीं है। जैसे जो लीगल ओपिनियन है, मैं पहले वो पढ़ाना चाह रही थी, पर उसमें ऐसा ना मुझे कुछ पढ़ाने जैसा लगा नहीं। बेसिकली मुझे ऐसा लगा मुझे थोड़ा समझाना पड़ेगा, फिर मुझे मतलब वो लर्न करने का है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ये वो, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें पढ़ाऊं क्या। अगर मैं बोलूंगी और मैं उसको मतलब ऐसे रीड करने लगूंगी तो लोग तो कहेंगे हम खुद भी पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं हर चैप्टर पढ़ाऊंगी ड्राफ्टिंग का, पर मैंने सोचा ऐसे चैप्टर से शुरू करते हैं जिसको लेके है ना सब थोड़ा सा कंसर्न रहता है। ठीक है, बट ओके। और एक तो मैं खुद को कैमरे में देख नहीं पा रही, तो आई डोंट नो कि क्या चल रहा है, बट नेक्स्ट अगेन लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। टॉपिक इज कंसिडरेशन एंड एग्रीमेंट। हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन तो इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होती है, तो उसमें कंसिडरेशन का क्या पार्ट होता है। ठीक है, अब ऐसा आ गया, मैं कह रही हूँ कि अमन कह रहा है कि भरत आई विल गिव यू अ बाइक। अब अमन क्या सोचेगा, मैं बाइक क्यों दूं, मुझे क्या मिलेगा बदले में, और भरत से पेमेंट चाहिए ना। अब भरत सोचेगा मैं पैसे क्यों दूं, क्यों, क्योंकि उसको अब देखो क्या होता है ना, कंसिडरेशन का मतलब बेसिकली कैश नहीं होता, वो तो अपने आप से दिमाग से निकाल लो। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कई लोगों को कंसिडरेशन का मतलब लगता है कि कैश अपने को। अब जैसे ऐसा मानोगे तो फिर अमन को ही कंसिडरेशन मिला, भरत को क्या मिला। कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज को मिलना चाहिए, सिर्फ एक को मिल रहा है तो वो कंसिडरेशन नहीं है। तो अगर अमन कह रहा है कि चल 50,000 निकाल, भरत कहेगा ठीक है ले ले, तो वो भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या कॉन्ट्रैक्ट, तो भरत को क्या मिला, कुछ भी तो नहीं। यहाँ पे जब अमन बाइक सेल कर रहा है, भरत उसे पैसे दे रहा है, दोनों पार्टी सेटिस्फाइड है कि उनको कंसिडरेशन मिल रहा है। भरत को 50,000 की बाइक मिल गई जो जिसका वर्थ 50,000 है, और अमन को 50,000 कैश मिल गया, वो उसका कंसिडरेशन है। सो कंसिडरेशन इक्वल्स टू समथिंग इन रिटर्न, इट शुडंट बी मैंडेटरीली कैश। ओके, सो विदाउट कंसिडरेशन मोस्ट एग्रीमेंट आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल। अब मैंने यहाँ पे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मोस्ट क्यों बोली, गलत। मोस्ट नहीं बोलनी चाहिए थी, बोलनी चाहिए थी मैंडेटरी। मोस्ट क्यों बोली, मैं बताती हूँ मोस्ट क्यों बोली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शंस नहीं है। कई कॉन्ट्रैक्ट में पैसा ना हो तो भी, मतलब कंसिडरेशन ना हो तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाते हैं। इसलिए मोस्ट मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड तब होंगे जब उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा। फ्यू केसेस में कंसिडरेशन ना भी हो तो भी चलता है। अब वो फ्यू केसेस हमें बताए गए हैं। ठीक है, तो आज हम वो देख लेते हैं पहले। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये तो पढ़ा ही दिया ना, जैसे मैं 500 रुपये मांगूंगी तो आपका सबसे पहले सवाल होगा क्यों। अगर आप मुझे ऐसे तो नहीं देंगे ना, आपको भी बदले में कुछ चाहिए होगा। अब मैं कहूँ कि आप मुझे 500 रुपये दो, मैं आपको मूवी टिकट दूंगी, तो आपका कंसिडरेशन मूवी टिकट है, मेरे 500 रुपये है। ठीक है, सो समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड कंसिडरेशन। अब यहाँ पे एक और लाइन यहाँ पे बहुत अच्छी लिखी है, सेम ही बात लिखी है। Whenever a person promises something, he expects something in return. Without consideration, a contract generally does not exist. And ये तो मैंने बोल दिया ना। A consideration is a price paid for promise. मतलब आज मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं तेरा ये काम कर दूंगी, तो बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए ना, मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ। तो वैसे मैं बेवकूफ हूँ थोड़ी, चलो वापस आता है। तो मैंने अगर आपको कुछ प्रॉमिस किया है, कोई सर्विस प्रॉमिस की है, जरूरी नहीं कि गुड्स की बात हो रही है, अगर मैंने कोई सर्विस भी प्रॉमिस किया है तो मुझे उस प्रॉमिस के लिए कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन, मींस समथिंग इन रिटर्न। सो कंसिडरेशन इज अ अमाउंट पेड टू अ पर्सन हु प्रॉमिसेस टू डू समथिंग। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न बेसिकली। मॉड्यूल लैंग्वेज पढ़ लेती हूँ मैं। According to section 2, subsection D, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promise to do or abstain from doing something, such absentees or promise is called consideration. भाई ये लैंग्वेज बड़ी हार्ड है, बट हम सीएस वाले हमें तो याद करनी पड़ेगी, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि जरूरी नहीं कि पैसा ही कंसिडरेशन हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ जो भाई तू चेयर ले ले, तू टेबल ले ले, हर चीज कंसिडरेशन है, जरूरी नहीं है। नॉट एवरीथिंग बिकम्स कंसिडरेशन। लॉ सेज दैट सर्टेन कंडीशंस मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट एसेंशियल्स है यहाँ पे लिखा हुआ है
डिजायर ऑफ द पर्सन मेकिंग प्रॉमिसेस। ओके, नाउ मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्या होता है ना, हम मान लेते हैं कि कंसिडरेशन कैश तो नहीं है, सिर्फ कैश तो नहीं, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न हमें कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो हर चीज जो हमें रिटर्न में मिल रही है वो कंसिडरेशन है? नहीं, कई लोगों को कुछ मैंडेटरी लगाना पड़ा कि हर चीज कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने आपका घर साफ कर दिया, ठीक है, और मैंने बोला निकाल 200 रुपए, आप होगे किस बात के, मेरे से पूछ के किया था? नहीं ना। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि मैं पैसे मांग सकती हूँ, मैं नहीं मांग सकती, क्योंकि उसने आपको उसने मुझे काम करने को नहीं बोला था। जब उसने मुझे काम करने को नहीं बोला, मैंने पहले उसका रूम साफ कर लिया और बोला तो पैसे दे दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट एसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कौन सी चीज कंसिडरेशन मानी जाएगी, इसके एसेंशियल्स हैं। अ कंसिडरेशन शुड बी एट द डिजायर ऑफ द पर्सन मेकिंग प्रॉमिस, ही मे बी ऑफरर और ऑफरिंग। मतलब जो दो लोग इन्वॉल्व है ना, उनकी डिजायर होनी चाहिए। आज मैं बोलूं कि मैं तेरे को 50,000 की ब्लू कलर की बाइक बेच रही हूँ, सामने वाले को ब्लैक कलर की चाहिए, वो 50,000 क्यों देगा उसको? क्या वो बाइक उसके लिए कंसिडरेशन होगी? नहीं होगी। उसको बाइक की जगह कार, समझो मैं बाइक बेच रही हूँ 50,000 की, उसने मुझे 50,000 दिए और उसने कहा मुझे बाइक में मुझे कार चाहिए थी, मेरे लिए वो 50,000 तो मुझे मिल गए, मेरे लिए तो कंसिडरेशन होगा, सामने वाले के लिए नहीं हुआ। सामने वाले की डिजायर थी कार। तो अगर दोनों लोगों की डिजायर फुलफिल हो रही है, उनको जो मिला है वो उनके लिए, जो समथिंग इन रिटर्न जो उनको मिला है वो उनके लिए वर्थ इट है, उनके लिए उनकी डिजायर वाली चीज मिली है, तो वो कहलाएगा कंसिडरेशन। सो अ कंसिडरेशन शुड बी एट द डिजायर ऑफ द पर्सन मेकिंग प्रॉमिस। ओके, इट कैन बी ऑफर, इट कैन बी ऑफरिंग। सो फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड इज, हाँ, अभी एक एग्जाम्पल, जैसे अमन आस्क भरत प्लीज रिपेयर माई शॉप, भरत रिपेयर्स इट, दैट इज वैलिड कंसिडरेशन, बिकॉज उसकी डिजायर थी कि मेरे को सर्विस दे दो, भरत ने दे दी, भरत को पैसे मिल गए, ठीक है। अच्छा, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जरूरी नहीं है कि जो प्रेजेंट में डील हुई, अब जैसे आपने कोई पास्ट में सर्विस दी, उसके पैसे आपको आज अगर प्रेजेंट में मिल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन, ठीक है। आप कोई काम फ्यूचर में करने वाले, उसको पैसे आपको आज मिल रहे हैं, या आपने जो आज काम किया उसको पैसे आपको फ्यूचर में मिलेंगे, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। द थर्ड पॉइंट कम्स, देखिए इधर एक एग्जांपल है, यस्टरडे आई हेल्प्ड समवन एंड टुडे द पर्सन प्रॉमिसेस मी टू पे, दैट इज कॉल्ड पास्ट कंसिडरेशन, क्योंकि मैंने काम पहले किया था, पैसे मुझे आज मिल रहे हैं, ठीक है। नाउ कम्स, मेरे को बताते रहना गाइस कि आपको एग्जांपल्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको लग रहा है मैं बहुत बच्चों जैसा पढ़ा रही हूँ, तो मुझे बताना, मैं अपना पढ़ाने का तरीका भी चेंज कर सकती हूँ। मैं एग्जांपल्स इसलिए देती हूँ कि एग्जांपल से आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ना मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ, तो उसमें भी अगर किसी को चेंजेस चाहिए हो तो बताइएगा, ठीक है। कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। चलो अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ। ओके, ये जो लाइन है ना कि कंसिडरेशन में मूव, इसका मतलब है इंग्लिश और इंडिया। अब इधर थर्ड पॉइंट है कि इट शुड बी नोटेड दैट इंग्लिश लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम इंडियन लॉ एंड वी आर बेसिकली फॉलोइंग इंडियन लॉ। सो इंग्लिश लॉ सेज कि अगर हम दो लोग हैं ए एंड बी, और ए कह रहा है कि मैं बी से डील कर रहा हूँ तो बी ही पैसे देगा, दैट्स कॉल्ड इंग्लिश लॉ। इंडियन लॉ कहता है कि ए और बी के बीच में डील हो रही है और बी के पापा अगर पैसे दे रहे हैं बी के बदले, चले, अपने को पैसे से मतलब है, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इज ओके। सो इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। इंग्लिश लॉ कहता है कि पैसे यानी पैसे नहीं, सॉरी, कंसिडरेशन उसी पर्सन से मूव होके आएगा जो कि ऑफरी है, जो कि प्रॉमिसी है, ठीक है, वो तीसरे पर्सन से नहीं आएगा। ए अमन और भरत है, अमन ने भरत को बाइक बेची है तो भरत ही पैसे देगा, भरत के थ्रू ही मुझे पैसे मिलने चाहिए, दैट इज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे इंडियन लॉ कहता है कि अमन ने भरत को बाइक बेची, अब भरत के पापा भरत के बदले पैसे दे रहे हैं, भरत का रिलेटिव पैसे दे रहा है, आई डोंट केयर, मुझे पैसों से मतलब है। सो इंग्लिश लॉ थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल है, इंडियन लॉ थोड़ा वाइडर रूल है, ठीक है। नाउ कम्स द प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेम इंग्लिश और इंडियन लॉ का ही थोड़ा बहुत इसके अंदर है। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन सेज कि कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इज एक्सेप्टेड, मींस इन्वॉल्वमेंट हेयर मींस इन्वॉल्वमेंट थ्रू कंसिडरेशन, कि ए और बी अगर डील कर रहे हैं और सी आके बी के बदले ए को पैसे भर रहा है, यानी अमन और भरत डील कर रहे हैं, भरत के पापा अगर पैसे भर रहे हैं, दैट इज वैलिड। पर अगर अमन और, अब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इज नॉट वैलिड। अमन और भरत हैं, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों की लड़ाई हो गई, आके थर्ड पर्सन कह रहा है
चलो चलो हम तो केस करेंगे। भाई तुम होते कौन हो केस करने? प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन में तुम भरत के पापा पैसे भर रहे थे तब तक ठीक था, तब तक हमको हजम हो गया। पर अब भरत के पापा लड़ रहे हैं भरत के लिए कि भाई तू केस करना, तू केस करना, मैं तेरी जगह केस फाइल करके। तो भाई आप क्यों केस फाइल करेंगे? जब डील अमन और भरत के बीच में होगी तो भरत अमन पे सू कर सकता है, अमन भरत पे सू कर सकता है, आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं दे कैन ओनली फाइल अ केस अगेंस्ट ईच अदर, दे कैन सू ईच अदर, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इज नॉट अलाउड। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन एंड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ कम्स रूल्स गवर्निंग कंसिडरेशन। ठीक है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद रूल 2 सेज कंसिडरेशन मे बी एक्ट और एब्सेंटीज और प्रॉमिस। मींस एक्ट सेज डिलीवर द गुड्स, एब्सेंटीज सेज नो फाइलिंग अ केस, promises to supply good later। अब मैं इसको समझा देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? रूल गवर्निंग ऑफ कंसिडरेशन, कि कंसिडरेशन का होना जरूरी है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो इसका मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। सेकेंड रूल सेज कि कंसिडरेशन या तो कंसिडरेशन उस होना किस लिए चाहिए, मे बी बेस्ड ऑन एक्ट, एब्सेंटीज और प्रॉमिस। मैं कंसिडरेशन दे रही हूँ क्योंकि तू ये काम करेगा, मैं कंसिडरेशन दे रही हूँ क्योंकि तू ये काम नहीं करेगा, मैं चाहती हूँ तू ये काम ना करे, मैं मतलब तू चीज अवॉइड करे, मैं उसका पैसा दे रही हूँ तुझे। प्रॉमिस, प्रॉमिस तू प्रॉमिस करे तो मुझे सर्विस प्रोवाइड करेगा, मैं उसका तुझे कंसिडरेशन दे रही हूँ। सो अगर मैं तुझे बोल रही हूँ तो अगर मैं बोलूँ कि आप मुझे गुड्स सेल कर रहे हैं, आपने मुझे गुड्स डिलीवर किए, मैंने आपको पैसे दिए, कंसिडरेशन दिया, डील खत्म। फिर एब्सेंटीज में मैंने आपको बोला कि यार मेरे अगेंस्ट केस मत फाइल कर, मैं तुझे इसके बदले पैसे दूंगी, या छोड़ना तू ये मत कर, या जैसे मैंने आपको बोला कि तू पैसे रख ले पर मेरे जैसी चीजें मत कर, मेरे सामने राइवलरी मत कर, मेरे सामने ना तू मतलब मेरा कॉम्पिटिटर मत, मैं तुझे उस वक्त के पैसे दे रही हूँ, तुझे दबा रही हूँ, मतलब तुझे कुछ काम करने से मना कर रही हूँ और मैं तुझे उसके पैसे दे रही हूँ, दैट्स कॉल्ड एब्सेंटीज, मतलब कुछ काम करने से मना करना। और प्रॉमिस मतलब अगर तुम मुझे प्रॉमिस करोगे, तुम मुझे सप्लाई करोगे गुड्स, तो मैं उस बेस पे आपको प्रेजेंट में पैसे दे रही हूँ, आप लेटर मुझे गुड्स सप्लाई करोगे, तो आप मुझे प्रॉमिस करें, मैं उस प्रॉमिस का कंसिडरेशन कर रहे हो। तो कंसिडरेशन इज गिवन ऑन एक्ट, एब्सेंटीज और प्रॉमिसेस। ओके, द थर्ड रूल का मस्ट हैव म्यूचुअलिटी। ओके, मतलब बोथ साइड मस्ट डू समथिंग, दोनों साइड से कुछ ना कुछ एक दूसरे को मिलना चाहिए, एक को प्रॉफिट नहीं होता, दोनों को होता है, और दोनों कुछ ना कुछ कर रहे हैं, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। ईच पार्टी मस्ट डू और एग्री टू डू समथिंग, लाइक ए गिव्स बाइक, बी गिव्स मनी, इट इज अ म्यूचुअली एग्जिस्ट। ओके, इट मस्ट बी रियल। सपोज आई ओके, फोर्थ कम्स इट मस्ट बी रियल। ठीक है, मैंने बोला कि जा मेरे पापा को इरिटेट कर, मैं तुझे 500 रुपए दूंगी। क्या इस बात का कोई मतलब बन रहा है? क्यों? इरिटेशन का क्या लेवल है, कितना इरिटेशन करना है, कितने घंटे करना है, कोई सरपो ही नहीं, जिस बात का कोई सरपो ही नहीं है उसका कंसिडरेशन क्या निकालेंगे हम। तो कंसिडरेशन का एक और पॉइंट है मस्ट बी रियल, ये पर्टिकुलर काम करो, ये पर्टिकुलर चीज दो, ये पर्टिकुलर सर्विस दो और पैसे लो, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। कि आप किसी सही चीज का कंसिडरेशन करो। मैं 50,000 की गाड़ी बेच रही हूँ, मैं 50,000 में गाड़ी खरीद रही हूँ, 50,000 इज एग्जैक्ट अमाउंट, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तुम मेरे पापा को इरिटेट करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, इरिटेशन कितने लेवल का करना है, उसका कितना पैसा मिलेगा, उसकी कोई भी मतलब बेसिक आप उसको कैलकुलेट और मेजर नहीं कर सकते, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। एंड एवरी थिंग विच इज नॉट एग्जैक्ट, एवरी डील विच इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, सो कंसिडरेशन शुड बी रियल एंड डेफिनेट, इट शुड नॉट बी इमेजिनरी। ओके ओके, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडुकेट। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है, क्यों भाई? मैं आपको बताती हूँ इसका रीजन। एक वॉच है 50,000 की, मैंने उसे 500 में बेच दिया, इज इट अ कंसिडरेशन वैलिड? इट इज वैलिड। इट इज द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? इट इज वैलिड। यू कांट से कि 50,000 की घड़ी को 50,000 में ही बेचना है, क्यों भाई? मेरी मर्जी, मैं 500 में बेचना चाहता हूँ, तो दे डोंट नीड टू बी एडुकेट। अगर कोई घड़ी 10,000 की है, 500 में बेच दिया, हाँ ठीक है, गुड डील है, नहीं है, हमें से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वैलिड है। जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होना उतनी होनी चाहिए जितनी उस एसेट की वैल्यू, जरूरी नहीं है भाई। कॉन्ट्रैक्ट करने वाले ने उसको जितने में बेचना है, ठीक है सर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट रूल,
ये अभी वही चल रहा है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। 50,000 पेड फॉर स्टीलिंग एग्जाम पेपर इज इलीगल, इट इज नॉट वैलिड कंसिडरेशन। ठीक है, तो कंसिडरेशन वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट इज अनलॉफुल कंसिडरेशन मेक्स एग्रीमेंट वॉइड। ठीक है, कोई इलीगल कंसिडरेशन है तो वो वॉइड हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं आपको चोरी करने के पैसे दे रही हूँ, क्या वो कंसिडरेशन है? नहीं। जब वो वैलिड कंसिडरेशन है ही नहीं, तो क्या वो उसके बेसिस पर हमने जो एग्रीमेंट बनाया क्या वो वैलिड है? नहीं। नो वैलिड कंसिडरेशन, नो वैलिड एग्रीमेंट, सिंपल इज दैट। नाउ इट इज मस्ट बी मोर देन एग्जिस्टिंग ड्यूटी। ठीक है, नाउ ये तो हो गया 8 रूल बता दिए मैंने। ठीक है, एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन यहाँ पे आ जाता है मस्ट। ठीक है, अब मैं आपको कहीं ऊपर बोल रही थी ना कि हर चीज कंसिडरेशन नहीं होती, पर कंसिडरेशन मोस्ट ऑफ दी जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता वो थोड़ा इलीगल हो जाता है, वॉइड हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द, नॉट ऑल। कई कई कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो वो दैट्स नॉट नेसेसरी, मतलब वो फिर भी वैलिड होंगे। कोई कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है वो वैलिड होंगे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए हैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन से। अगर एक फादर अपनी डॉटर को एक हाउस गिफ्ट कर रहा है, मनी इन्वॉल्व नहीं है, स्टिल क्या वो ट्रांजेक्शन वैलिड है? वो वैलिड है। लॉ रिकॉग्नाइज करता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन को। ठीक है, बट एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन में फर्स्ट पॉइंट है कि क्या एक फादर नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अपनी डॉटर को गिफ्ट दे सकता है, वैलिड है, बट वो गिफ्ट रिटर्न होना चाहिए, वो गिफ्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए, और वो गिफ्ट नियर रिलेशनशिप होना चाहिए। दूर दूर के रिश्तेदारों को गिफ्ट दे रहे हो ऐसा नहीं चलेगा। गिफ्ट रिटर्न में नहीं लिखा, रजिस्टर्ड नहीं कराया, क्या वो माना जाएगा? नहीं। सो गिफ्ट शुड बी रिटर्न, एनी ट्रांजेक्शन मेड इन लव एंड नेचुरल लव एंड consideration should be in return, and it should be registered, and it is between near relationships. Okay, now if father executes registered document gifting a house to daughter, that is valid. Okay, so अब आ जाते हैं सेकंड, पास वॉलंटरी सर्विसेज। अगर किसी ने आपकी लाइफ बचाई थी पास्ट में, आपके लिए कोई काम किया था पास्ट में, वॉलंटरी किया था या आपने बोला था, मतलब अगर किसी ने वॉलंटरी पास्ट में आपकी कोई मदद की थी या आपकी जान बचाई थी या आपको कुछ हेल्प किया था और अब आप उसको प्रेजेंट में पैसे दे रहे हैं, क्या वो वैलिड है? क्या वो कंसिडरेशन वैलिड है? वो वैलिड है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेंगे कि भाई इसमें कंसिडरेशन तो इन्वॉल्व है ना, बट एट द टाइम ऑफ द मोमेंट इट वाज नॉट अ कंसिडरेशन, समवन डिड समथिंग वॉलंटरी फॉर यू। Okay, there was no money involved. Later you paid the money, but the contract is still valid. ठीक है? Then comes time barred. Time barred debt is something आपने 50,000 बोरो किए, ठीक है, उसके बाद कोर्ट ओके, मैंने जैसे मैं क्रेडिटर हूँ, एक डेटर हूँ, अब क्या हुआ ना, अमन और भरत ही ले लेते, ठीक है। अमन ने भरत से 50,000 रुपए लिए, ठीक है। भरत सोच रहा है पे कर देगा। अब लॉ क्या कहते हैं? टाइम बार्ड। लॉ क्या कहते हैं? टाइम लैप्स लगा देता है कि अगर इस तारीख से, समझ तुझे 1 महीने के अंदर अमन को पे करना, अमन को तुझे 1 महीने के अंदर पे करना था, तूने 1 महीना वेट किया, भरत ने 1 महीना वेट किया, नहीं मिले पैसे। भरत ने कहा ठीक है मैं बाद में केस कर लूंगा। कोर्ट कहता है जहां से डिफॉल्ट हुआ है उधर से लेके एक पर्टिकुलर टाइम तक आपके पास राइट है सू करने का। अगर आप सामने वाले को केस फाइल नहीं कर रहे सामने वाले के खिलाफ उस पर्टिकुलर टाइम में, देन आप वो मौका खो देते हो। तो आज भरत अगर मान लो फॉर एग्जांपल 3 साल तक नहीं करता केस फाइल, वो तीसरा साल खत्म होने यानी एक्सपायर्ड होने के बाद अब कभी भी उस केस को फाइल नहीं कर पाएगा अमन के खिलाफ। अब अमन ने पैसे खा लिए, वो बैड डेट हो गया, दैट इज डजंट मैटर। टाइम बार्ड का मतलब है एक सर्टेन टाइम के बाद लॉ विल नॉट एक्सेप्ट एनी फाइल यू अप्लाइड और फाइल्ड। ओके, सो यहाँ पे कोर्ट तो डेट बिकम्स टाइम बार्ड, मतलब जो डेट था ना अब वो टाइम बार्ड हो चुका है, अब आप वो रिकवर नहीं कर सकते बेसिकली, क्योंकि कोर्ट ने एक लिमिटेशन पीरियड लगाया था। अब यहाँ पे आते हैं कि डेटर स्टिल प्रोमिसेस टू पे, वो कर सकता है। जैसे कि अब मैंने बोला आई प्रॉमिस टू रीपे 50,000, साइन डॉक्यूमेंट नॉन इन्फोर्सेबल, तो अब वो एक बार रिटर्न हो गया तो वो दोबारा पे कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें एक कीवर्ड है कि एक तो रिटर्न होना चाहिए, एक साइन होना चाहिए और एक टाइम बार्ड डेट होना चाहिए एसेंशियल्स उसके। नाउ कम्स एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे वैलिड होगा, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो, हम ना जैसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे होगा उसके एसेंशियल्स पढ़ना है। मान लो हम चाय बना रहे हैं,
चाय में आपने दूध डाला, चाय पत्ती डाली, शक्कर डाली और भी जो चीजें डलती हैं डाली, चाय बन गई। एक भी चीज मिसिंग है। चाय क्या अच्छी बनती है? नहीं बनती। क्या कभी कभी अब चाय में दूध ही नहीं डाला, कैसे चाय बनेगी यार? इंडिया के लोग तो दूध वाली चाय पीते हैं, तो कोई ये नहीं बोलेगा पानी वाली चाय, ठीक है। सो वो तो बहुत ही गंदी ब्लैक टी होती है, ठीक है। सो हाल फिलहाल हम बोल रहे हैं कि अगर मस्ट शुद्ध इंडियन चाय में से अगर एक भी चीज निकाल दो तो क्या चाय चाय लगती है? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में भी हर चीज अप टू डेट होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। सो पहला हम पढ़ लेते हैं। सो पहले कॉन्ट्रैक्ट के ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय। अब क्या बोल रहे हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, ठीक है। एनी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ क्या होता है ना, एग्रीमेंट में अगर ये सारी चीजें हैं जो मैं बताने वाली हूँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। फ्री कंसेंट, competent parties, lawful consideration, lawful object, not expressly declared void, ठीक है। पहला एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस मिला, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड पे चलते हैं। फ्री कंसेंट मींस, मैं बताती हूँ, कहीं फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व नहीं है, मिस्टेक इन्वॉल्व नहीं है, कोर्शन इन्वॉल्व नहीं है। अब लोग मुझसे पूछेंगे कोर्शन क्या होता है, ये क्या, सब बताऊंगी मैं, बट मैं बता रही हूँ सेकंड पॉइंट ये है कि फ्री कंसेंट है, यानी जो बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, उसमें कुछ भी फ्रॉड नहीं हुआ, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, मिस्टेक नहीं हुआ, कोर्शन नहीं हुआ, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। कंपिटेंट पार्टीज मतलब पार्टीज जो दोनों इन्वॉल्व हैं वो मेजर होनी चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए। एक लॉ की जो एज गिवन है यानी 18, उतना एक पर्सन लीगली होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। अगर आप माइनर हो तो पहले आपको 18 का होना पड़ेगा, फिर ही आप लीगली किसी कॉन्ट्रैक्ट में डील कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज आप वैलिड नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे अच्छा कंपिटेंट मतलब एज, नहीं। कंपिटेंट मतलब उस पर्सन का स्टेबलनेस इन दी केस ऑफ इन दी वे ऑफ एज, माइंड, लाइक अगर कोई साउंड, जैसे अगर कोई पर्सन मेजरली है अपनी एज में, दैट इज गुड, चेक पॉइंट। सेकेंड चेक पॉइंट, क्या वो साउंड माइंड है, अनसाउंड तो नहीं है, क्या वो स्टेबल माइंड है। अब साउंड और स्टेबिलिटी से मैं डिफरेंस इसलिए बता रही हूँ, साउंड माइंड है ठीक है, बट अगर वो स्टेबल इनफ है ये सोचने के लिए कि हाँ मैं इस कॉन्टेक्ट में आ सकता हूँ, फिजिकली एंड मेंटली बोथ, ठीक है। और वो डिस्क्वालीफाइड भी नहीं होना चाहिए लॉ के, मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए लॉ के आइज में, ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन तो हमने पढ़ ही लिया। कंसिडरेशन मैंने आपको बताया है, नॉट एवरीथिंग इज कंसिडरेशन। एसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन पीछे आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पीछे जाके। हर चीज कंसिडरेशन नहीं होती, तो जो चीजें कंसिडरेशन होती है वो हम पहले ही बता चुके हैं। तो कंसिडरेशन शुड बी लीगल, ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्ट में आए हो तो जिस पर्पज से आए हो, जिस रीजन से आए हो, वो लॉफुल होना चाहिए। मैं बोल रही हूँ मैं 50,000 दूंगी, जाके चोरी कर, कॉन्ट्रैक्ट सेट हो गया, कंसिडरेशन मिल गया, ऐसे नहीं होता। वो लॉ की आईज में वो ऑब्जेक्ट, वो पर्पस लीगल नहीं है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, लॉ शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड, ठीक है। सो एग्रीमेंट प्लस फ्री कंसेंट, फ्री प्लस कंपिटेंट पार्टीज प्लस लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट प्लस नॉट वॉइड, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड इक्वल्स टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आई थिंक मैंने सब कुछ तो पढ़ा ही दिया, बस थोड़ा सा और रहा है गाइज, हम कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं कंसर्न पे। ओके, कंसर्न क्या होता है? कंसर्न ये होता है बेसिकली कि दोनों पार्टी से एक सिमिलर चीज पे एग्री कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि मैं बाइक ए, नहीं मैं बोल रही हूँ कि मैं ब्लू कलर की बाइक बेचूंगी, वो बोल रहा है मैं ब्लैक बाइक के 50,000 दूंगा, मैं बोल रही हूँ मैं रेड बाइक के सॉरी मैं ब्लू बाइक के 50,000 में बेच दूंगी, वो कह रहा है मैं खरीद 50,000 में लूंगा पर मुझे ब्लैक बाइक चाहिए। हम दोनों इस चीज पे एग्री ही नहीं हो पा रहे, हम अपना कंसर्न ही नहीं दे पा रहे। क्या मतलब? सो कंसर्न मीन्स बोथ पार्टीज आर एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। Both party must understand the agreement in a exactly same way. Okay, that is called concern. अब इधर एग्जाम्पल है, अमन wants to buy a black Honda bike. Bharat thinks Aman means his red Honda bike. No concern exists because Aman thinking I want to buy black Honda bike of Bharat and Bharat thinking कि अमन को कौन सी चाहिए, रेड बाइक चाहिए। दोनों है ना
मतलब दोनों को एक दूसरे की सोच ही समझ नहीं आ रही, दोनों का सोचने का तरीका, पर्सपेक्टिव कुछ मिल नहीं रहा, दैट इज नॉट कंसर्न. सो टू और मोर पर्सन्स, मॉड्यूल लैंग्वेज है, टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसर्न व्हेन दे आर एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. ओके, अब आ जाते हैं हम फ्री कंसर्न. सो एक एग्जाम्पल है, साइन द पेपर और आई विल ब्रेक योर फोन. अभी कई लोग सोच रहे हैं ये एग्जाम्पल लगा सर, ये तो बेसिकली मैंने एग्जाम्पल गूगल से निकाले हैं, चैट जीपीटी की हेल्प ली है, हर नोट के आगे मैंने कुछ ना कुछ लिखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एग्जाम्पल्स में जितने अच्छे अच्छे निकाल पाऊंगी आपको हेल्पफुल होंगे. अब लोग सोच रहे हैं चैट जीपीटी तो हम खुद भी कर सकते हैं, बट यार मैं बैठी हूँ ना करने के लिए, आप सब देखो, ठीक है. सो बेसिकली क्या होता है ना, मैं आपको बोलूँ कि यार तू चुपचाप भी साइन कर ले वरना तू तो गया, तेरी फैमिली गई, या फिर मैं बोलूँ कि तेरा फोन तो टूटेगा आज, तो आप क्या विलिंगली साइन करोगे क्या? नहीं करोगे ना. तो यहाँ फ्री कंसेंट, पहला अपन को चाहिए था कंसेंट, सेकंड क्या था फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट ऐसा कंसेंट जो विलिंगली किसी ने दिया. मैं विलिंगली अपनी ये वाली बाइक सेल करना चाहती हूँ और वो विलिंगली उस बाइक को खरीदना चाहता है ना, मैं उसे किसी चीज के लिए फोर्स कर रही हूँ कि तू ये बाइक खरीद ही, और ना वो मुझे फोर्स करे कि मैं अपनी प्यारी बाइक बेचूं. तो दोनों का एक कंसर्न होना चाहिए, एंड दैट इज a willing. Where your concern is not free, it is not acceptable. So concern should be free, it should be voluntary, it should be independent, without pressure, force, deception, mistake. Okay. Now comes coercion. Coercion means something which you are doing in fear. You are scared of something. Like I am saying, do this, otherwise I will kill your family. I'm not going to do that, but I'm just saying I will kill your family. Are you in a pressure of doing that thing? Yes, you are. That pressure called coercion. You are doing something in fear without your will. That is called coercion. ठीक है. So coercion का यहाँ पे है. Okay. A person commits coercion when he commit an act forbidden by law. He threatens to commit an act forbidden by law. He unlawfully detain property. He threatens to detain property with the intention of forcing someone into a contract. That is called coercion. ठीक है. अब A threatens B that sign the contract to perform at my restaurant or I will seriously injure your son. So B sign it. That is coercion, क्योंकि यहाँ पे B forced है ये चीज करने के लिए, क्योंकि A उसे कह रहा है basically. Module language says coercion is the committing or threatening to commit any act forbidden by law or unlawfully detaining or threatening to detain property with the intention of causing any person to enter into an agreement. ठीक है. Now comes the next topic, undue influence. Undue influence पता है कैसा है, मतलब है ना कोर्शन से थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पे ना आप किसी को मतलब फोर्स नहीं करते हैं, आप उसे मैनिपुलेट करते हो, आप उसे ब्लैकमेल करते हो, आप उसे इन्फ्लुएंस करते हो. जैसे मैं बोल रही यार तुम मुझसे प्यार करती है तो साइन कर देख ले, तू नहीं करेगी तो फिर देख लेना, बाद में फिर हम सबका देख क्या होगा, हम सब बर्बाद हो जाएंगे, और तो क्या. मतलब मैं उसका जो मेरे लिए प्यार है, मैं उसे यूज कर रही हूँ, मैं उसे इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, मैं उसे मैनिपुलेट कर रही हूँ, मैं उसे फोर्स नहीं कर रही, मैं उसे डरा रहे हो ना, तो कोर्शन. मतलब सामने वाला आपसे डर रहा है और डर के मारे साइन कर रहा है, आप उसे थ्रेटन कर रहे हो. बट यहाँ पे इन्फ्लुएंस करना मतलब आप किसी की सोच ही बदल रहे हो, है ना. वो कुछ सोच रहा था, आप उसको कुछ और वे में ला रहे हो, बहुत स्लाइटली, विदाउट हिम नोइंग. ठीक है. सो दिस इज द अनड्यू इन्फ्लुएंस. ओके. One son signs because father emotionally dominates him. ओके, हमारे माँ बाप थोड़ा हमें इन्फ्लुएंस या थोड़ा तो करते हैं, ब्लैकमेल मम्मी पापा, क्या बेटा मत जा, बाहर की दुनिया ऐसी है, या फिर वैसे कहते हैं बेटा देख ले जाना, जब हम मना कर रहे हैं तो वो एक बार इनडायरेक्टली पता चल जाता है कि दे आर नॉट एग्रीइंग, एंड फिर हमें भी लगता है क्यों जाना उनके खिलाफ. दैट्स इट. सो नेक्स्ट कम्स, मैं बेसिकली ना अपने ऑनलाइन नोट से पढ़ा रही हूँ, जो मैंने आपको कहा था ना मैं आपको शेयर करूंगी बाद में उनसे. बुक से क्या मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं था, ट्रूली स्पीकिंग ड्राफ्टिंग, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, ड्राफ्ट्स बीच में आ जाते हैं ना, समझ ही नहीं आता थ्योरी कहाँ एंड होगी, ड्राफ्ट कहाँ शुरू होगी इसमें. सो अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पार्टी एंड यूजेस सच पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज. ये लाइन आप लिख सकते हैं, मॉड्यूल लैंग्वेज है, आप आंसर में लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कम्स कोर्शन वर्सेस अनड्यू इन्फ्लुएंस. मैंने पहले भी कहा था कोर्शन मींस थ्रेट और फोर्स, ये मैंने पहले भी पढ़ा दिया, फिर भी मैं नोट से रिपीट कर रही हूँ. अनड्यू इन्फ्लुएंस मींस मेंटल डोमिनेशन. इट इज अ इलीगल एक्ट इन्वॉल्व
एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व। कोअर्शन में फिजिकल प्रेशर ज्यादा होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में मॉरल प्रेशर। कोअर्शन सेक्शन 15 है, अनड्यू सेक्शन 16, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 है। फ्रॉड तो भाई एक सप्लायर ने एक कार सेल की और उस विच वॉज इन अ मेजर एक्सीडेंट, द कार हैज नेवर बीन डैम। एक मिनट में मैंने क्या लिखा है, ओके 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 ठीक है। फ्रॉड मीन्स इंटेंशन, ये तो डीडी में मुस्कान में हमने सबसे ज्यादा डेफिनेशन पढ़ाई थी। सो फ्रॉड मीन्स इंटेंशनली डिसीविंग अनदर पर्सन टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने किसी के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया, मैंने कहा ये कार सेल कर लो, बिल्कुल सही है, मुझे पता है अंदर से खराब है, मुझे पता है इस कार का एक्सीडेंट हो चुका है, खराब है, मैंने इसे रिपेयर भी नहीं कराया, पर मैं बोल रहा हूँ कार एकदम चकाचक अप टू डेट है। पैसे लेने के बाद मैं भाग जाती हूँ। अब आप सबको तो पता है कार का हाल क्या है। सो बेसिकली फ्रॉड एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन नोइंगली मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट और हाइड द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विद द इंटेंशन टू डिसीव। ये लाइन आप लिख सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूल लैंग्वेज भी यही है, फ्रॉड इंक्लूड्स एक्ट committed with the intent to deceive another party or induce him to enter into a contract, ठीक है। फ्रॉड्स के भी टाइप हैं, सजेशन ऑफ फॉल्स फैक्ट, मतलब आप नोइंगली एक स्टेटमेंट बता रहे हो जो फॉल्स है, आपको पता है कि इस ये अब जैसे आप नोइंगली बोल रहे हो ये हाउस अर्थक्वेक प्रूफ है, मतलब इस हाउस को कुछ नहीं होगा अगर अर्थक्वेक आएगा, आप झूठ मूठ का स्टेटमेंट बना रहे तो कुछ है ही नहीं, मतलब बड़ा चढ़ा के बता रहे हो। एक्टिव कंसीलमेंट मीन्स हाइडिंग द डिफेक्ट, मतलब आपको पता है कि कोई चीज डिफेक्टिव है और आप छुपा रहे हो। एक हो गया जो पहले मैंने बोला ना, उसका मतलब है कि कुछ आपके प्रोडक्ट में, आपके सामान में, आपकी जो चीज को आप सेल कर रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्ट में आप उसमें कुछ बुरा नहीं है, पर आप उसको बड़ा चढ़ा के बता रहे हो जो क्वालिटीज उसमें है ही नहीं। जैसे अभी मैं बोलूँ कि मेरा जो फोन है ना, उसमें आईफोन जितना जूम कर सकते हो, अब मेरा फोन है पेटी पैक नया, बट मैं उसमें बोल रहा हूँ आप आईफोन जितना जूम कर सकते हो, चांद को कितना क्लियरली देख सकते हो, ऐसे कोई उसमें है ही नहीं फीचर, तो दैट इज चीटिंग, फ्रॉड। सेकेंड इज एक्टिव कंसीलमेंट, मतलब मैं बोल रही हूँ मेरा फोन बिल्कुल सही है, नया नया कल ही लिया था, आप है ना इसके मैं 60 में लिया था, आप 50 में खरीद लो, मुझे पता है मैंने कल फोन लिया और मैंने गिरा दिया, और गिराने के बाद इसकी कहीं स्क्रीन टूट गई, मतलब कुछ तो हुआ है गड़बड़ जो कि अब मुझे फोन नहीं चाहिए, मैं झूठ बोल रही हूँ, अरे पेटी पैक है, मतलब मैं उसको कुछ बड़ा पार्ट, कुछ डिफेक्ट छुपा रही हूँ, दैट इज एक्टिव कंसीलमेंट, ठीक है। एंड दैट इज फॉल्स प्रॉमिस, मतलब फॉल्स प्रॉमिस ये तो हम सभी करते हैं, प्रॉमिस भाई पैसे चुका दूंगा, प्रॉमिस भाई मैं तेरा ये काम कर दूंगा, और हम करते ही नहीं। मतलब ऐसी कोई चीज जो हम फॉल्सली प्रॉमिस कर दे, जो हम आगे फ्यूचर में परफॉर्म ही नहीं करने वाले, दैट इज कॉल्ड फॉल्स प्रॉमिस, ठीक है। डिसेप्टिव एक्ट, मतलब हम कोई ऐसा डिसऑनेस्ट एक्ट कर रहे हैं, ऐसी कोई ट्रिक करने वाला है जिससे सामने वाले को प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट कम, मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ। नेक्स्ट कम, एनी एक्ट डिक्लेयर्ड फ्रॉड बाय लॉ, अगर लॉ के आंखों में अगर कोई चीज फ्रॉड है तो फ्रॉड है, ठीक है। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में फर्क मैं बाद में बताऊंगी, पहले मिसरिप्रेजेंटेशन बता देती हूँ। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है ना, जैसे मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है ना, जब कोई स्टेटमेंट दे और वो एक ऐसी ऑनेस्टी के साथ दे, मतलब उसको कोई इल इंटेंशन ना, पर वो ऑनेस्टी के साथ बोले कि यार ये चीज ऐसी है, पर वो ऐसे निकले ना। जैसे मैं बोलूँ कि यार ये चीज खरीद ले, ये फोन खरीद ले, बेस्ट फोन, लाइक अभी S26 अल्ट्रा बहुत अच्छा चला, तो S26 अल्ट्रा खरीद ले, बेस्ट फोन है भाई, बस मैं उसके अच्छे के लिए बोल रही हूँ, है ना। टर्न आउट S26 मतलब बहुत अच्छा फोन है बेसिकली, बट मैं ऐसा बोलूँ टर्न आउट कि वो नहीं अच्छा निकला, उसका नुकसान हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, उसका नुकसान हो गया कि मेरी इंटेंशन उसका नुकसान कराने की थी नहीं थी, ठीक है, बट हो गया, ठीक है। तो लेटर अगर कोई चीज गलत निकल जाती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंट स्टेटमेंट जो किसी ने दिया है, बट गुड इंटेंशन के साथ दिया, जितनी उसकी नॉलेज थी उसके साथ दिया, अब गलत निकल गया, दैट इज कॉल्ड मिसरिप्रेजेंटेशन। सो फॉल्स स्टेटमेंट मेड ऑनेस्टली विदाउट इंटेंशन टू डिसीव इज कॉल्ड मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मॉड्यूल लैंग्वेज है, मिसरिप्रेजेंटेशन इंक्लूड पॉजिटिव असर्शन ऑफ समथिंग अनट्रू थ्रू बिलीव टू बी ट्रू, ठीक है। डिफरेंस है, फ्रॉड क्या होता है, इंटेंशन ही लाए होती है, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑनेस्ट मिस्टेक हो गई, इंटेंशन टू डिसीव होता है फ्रॉड का मतलब, और इसमें होता है नो इंटेंशन टू डिसीव, पर्सन नोज द ट्रूथ, ठीक है। अब फ्रॉड में क्या होता है, पर्सन को सच पता होता है पर वो झूठ बोलता है, और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, पर्सन बिलीव करता है कि जो वो बता रहा है वो सच है, पर उसको नहीं पता सच क्या, पर उससे लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, तो वो उसकी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट का मिस्टेक मैं बताती हूँ क्या होता है। मिस्टेक ना गलती होती है जिसमें दोनों की गलती नहीं होती। और क्या आई टेल यू, अमन है जिसे एक हॉर्स खरीदना जो भरत के पास है,
भरत है जिसे वही हॉर्स बेचना है अमन को, जो कि दोनों बहुत खुश हैं। अमन कहता है मैं ये हॉर्स खरीदूंगा, भरत कहता है मैं ये हॉर्स बेचूंगा। दोनों को ही नहीं पता कि वो हॉर्स बेचने और खरीदने से पहले, डील होने से पहले ही मर जाता है। ठीक है, क्या ये मिस्टेक अमन की है या भरत की है? किसी की भी नहीं है, बट वो मिस्टेक। सो मिस्टेक मीन्स समथिंग, मिस्टेक मीन्स एन इनकरेक्ट बिलीफ रिगार्डिंग अ फैक्ट और लॉ। ठीक है, it can be bilateral also. Now where both the parties are wrong basically, मतलब both the party thinks that good exists but that good become destroyed in future because of some mistakes, so agreement become void automatically। इसमें किसी की गलती नहीं है, ठीक है, याद रखना। फ्रॉड में पर्सन की गलती है, मिसरिप्रेजेंटेशन में पर्सन बिलीव करता है, ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ स्टेटमेंट देता है, बट फ्यूचर में वो गलत निकल जाती है। और थर्ड इट कम्स लाइक मिस्टेक, मिस्टेक जहाँ पे दोनों पार्टीज एक एग्रीमेंट में आ रही हैं जिनका उनको पता ही नहीं कि गुड्स एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं, तो इट इज अ सिंपली मिस्टेक, किसी की गलती नहीं है। सो मॉड्यूल कहता है वेयर बोथ द पार्टीज आर अंडर अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट बिकम्स वाइड। ठीक है, कितना बचा है? ओके, फाइनली वी आर वेरी क्लोज, लेट्स गो। ठीक है, सो हम आ रहे हैं, ओके हम बहुत क्लोज है, टॉपिक 28 पे आ चुके हैं। अब हार मत मानिएगा क्योंकि मैं नहीं मानना चाहती। सेक्शन 11 कंपिटेंस टू द पार्टी। अब क्या होता है ना, एक छोटा सा बच्चा कहता है कंपिटेंस बना, गेम पढ़ा दिया, फिर भी पढ़ा रही हूँ क्योंकि हर एक टॉपिक का सब टॉपिक मैंने पढ़ा है ताकि आप बुक में टिक टिक करके लिख सको। नेक्स्ट इज लाइक कंपिटेंस टू पार्टी। अगर एक छोटा बच्चा 5 साल का कह रहा है कि मैं अपना घर 100 रुपए में बेचता हूँ, वो घर करोड़ों का है, वो कह रहा है मैं 100 रुपए में बेचता हूँ, आपको भाई यार ये तो सही है, कॉन्ट्रैक्ट इसके बाद साइन कर लेती हूँ, बाद में कह दूंगा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, मुझे दो भाई, घर 1 करोड़ का है, 100 रुपए में दो, 100 रुपए में दो, उसके माँ बाप से जिद करो। नहीं, ऐसा नहीं होता। इफ अ चाइल्ड हु इज नॉट एट हिज मेजर एज और इफ ही इज अनसाउंड माइंड, और वो तो किड है, 18 साल के भी नहीं, वो अडल्ट भी नहीं है, वो लीगली वैलिड एज में भी नहीं है, क्या आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट हमें लॉ के हिसाब से चेक करना पड़ेगा कि वो पर्सन केपेबल है क्या अंडरस्टैंडिंग करने की, वो किस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है। कंपिटेंस ऑफ पार्टी कहता है कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है वो साउंडेड माइंड होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, पर्टिकुलर लीगल एज में होनी चाहिए ताकि वो समझ सके कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ साइन नहीं करा सकते कॉन्ट्रैक्ट खुद का प्रॉफिट निकालने के लिए, कि उससे तो कुछ नहीं पता, वो बेवकूफ। दोनों का कॉन्ट्रैक्ट को समझना जरूरी, ठीक है, that is called competence. Next comes 29 topic, who has attained majority। ठीक है, a child cannot understand complicated legal matters properly, therefore law protects minor। a person becomes major after attaining the age prescribed by law, मुझे लगता है 18 साल है। only after becoming a major can a person freely enters into a contract। ठीक है, हम बहुत करीब हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हु इज अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, सपोज अ पर्सन इज हैविली ड्रंक। साउंड माइंड क्या होता है ना, वो एज से डिफरेंट है। 18 साल, अब सालों को बोले मैं तो 20-21 साल का हूँ, मैं तो लीगल हूँ ना, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। भाई तू स्टेबल माइंड में था जब तू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था। मैं मेरे दोस्त के साथ बैठी और मैंने तो बोला मेरा घर तेरा, मैं बहुत ड्रंक हूँ। अगर मैं ड्रंक हूँ और मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही और मैं उस चीज को साइन कर रही हूँ, क्या वो एग्रीमेंट लॉफुली करेक्ट है? नहीं करेक्ट है। आप एक ड्रंक पर्सन से साइन करा रहे हो जिसका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा भी नहीं, जिसे पता भी नहीं, क्या वो एग्रीमेंट वैलिड है? नहीं। आप किसी के साथ एग्रीमेंट में नहीं आ सकते अगर वो स्टेबल माइंड में इतना स्टेबल ही नहीं है कि वो जान सके कि उसके साथ हो क्या रहा है। यू आर डूइंग चीटिंग, सो यू कांट डू दैट। So that's it. Sound mind is module language. A person is said to be sound mind for the purpose of making a contract if at the time while the contract is making he is capable of understanding and forming a rational judgment as to effect upon his interest। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है बट आई एम स्किपिंग देम। हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। Some people may be adult, mentally sounded mind, but law still restrict them from contracting. Those person are called disqualified person। ठीक है, अब मैं बताती हूँ इसका एग्जाम्पल क्या है। एक पर्सन है कह रहा मैं 21 साल का हूँ, मैं साउंड माइंड हूँ, मुझे कॉन्ट्रैक्ट में क्यों नहीं दे रहे, तो मैं कहूँगी तू एलियन पर्सन है। तू एलियन पर्सन है मतलब मैं तेरी कंट्री के साथ, मेरी कंट्री तेरी कंट्री के साथ लड़ाई में चल रही है, वॉर में चल रही है, मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आऊँ? सो वी आर एलियन एनिमीज, सो वी कांट बी टुगेदर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। So a citizen of enemy countries freely enters into a contract in India? No, they can't. So a person should be first legally able, then he should be sound mind, then he shouldn't be alien enemy, means he should not be disqualified by the law। ठीक है, then comes for foreign sovereign and ambassador।
ठीक है। एम्बेसडर्स एंजॉय डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन बट दे कैन नॉट सू द इंडियन कोर्ट्स, मतलब दे कैन नॉट सू देम इन इंडियन कोर्ट्स सिंपली। सो फॉरेन सॉवर्नियर्स एंड एम्बेसडर्स एंजॉय स्पेशल प्रिविलेजेस but they cannot ordinarily be sued unless they are voluntarily submitting the Indian jurisdictions, okay, or any disqualification mentioned in specified laws। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, लॉफुल ऑब्जेक्ट। याद है ना, मैंने सारे की पॉइंट्स बताए थे, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल पर्पस, कंसिडरेशन, है ना, मैं उन सबको स्लोली स्लोली एक्सप्लेन कर रही थी। ठीक है, अब लॉफुल ऑब्जेक्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग में आपको बता देती हूँ। मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट में दो लोग आ रहे हैं, कंसिडरेशन पेड हो गया, दोनों लोग भी लॉफुली इन्वॉल्व हैं, दोनों साउंड माइंड है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट स्टिल वैलिड है? नहीं। ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। मैं बोल रही हूँ, मैं ए है, वो बी को सैलरी दे रहा है। रीजन क्या है सैलरी देने का? रीजन ये है कि उसने पर्सन ने कुछ काम किया है। लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब जो पर्पस है ना वो, अब जैसे मैं बोल रही हूँ मैंने ए को सैलरी दी, अच्छा इसने तो सैलरी दिया, इसको माफ करो। भाई क्यों इसको माफ करो? क्यों? आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर झाँक के नहीं देख रहे कि पैसे दिए क्यों? ए ने बी को सैलरी दी क्योंकि बी को उसने बोला स्मगलिंग कर। क्या ये लॉफुल ऑब्जेक्ट है? नहीं है। कि दोनों का पार्टी कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है, दोनों पार्टी एज लिमिट में भी आ रही, सब सही है, बट लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। जो काम आप कर रहे हो वो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो लॉफुल ऑब्जेक्ट मींस पर्पस जो स्मगलिंग का है, क्या वो एक्सेप्टेबल है? नहीं है। दैट्स व्हाई लॉफुल ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। इसका मॉड्यूल का लैंग्वेज है, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस it is forbidden by law, defeat provisions of law, fraudulent, causes injury, immoral or opposed to a public policy। मतलब public interest के भी oppose में है तो that will not be acceptable। Okay, now comes the last topic, that is contingent contract। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया मैं आज तो 10,000 रुपए दूंगी अगर ये चीज फ्यूचर में हुई तो। ठीक है, मैंने आपको बोला मैं तुझे 10,000 दूंगी अगर इंडिया मैच जीत गई, जो मैच होने वाला। क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट है? नो, इट इज, मतलब क्या ये एक प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो एक फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है कि अगर वो हुआ तो पैसे मिलेंगे, वो हुआ तो चीजें होंगी। सो एनीथिंग विच इज डिपेंड्स ऑन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, इट्स नोन एज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सो इसका मॉड्यूल लैंग्वेज, अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen। ठीक है, ये लैंग्वेज है। सो बेसिकली एक फ्यूचर इवेंट है, अगर वो हुआ तो पैसे मिलेंगे, वो नहीं हुआ तो नहीं मिलेंगे, तो उस फ्यूचर में हम ऐसा अनसर्टेनिटी में बैठे हैं, दैट इज कॉल्ड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जो फ्यूचर के किसी इवेंट पे हमारे प्रेजेंट के डिसीजंस को जज करेगा और उसके बेसिस पे चीजें होंगी जो अभी हुई ही नहीं है, जो फ्यूचर का इवेंट हुआ ही नहीं है, हम उस बेसिस पे आज कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एग्जांपल है, आई विल सेल यू माय टीवी इफ आई कैन ऑब्टेन इट फ्रॉम द करंट ओनर। ऑब्टेनिंग टीवी फ्रॉम ओनर इज आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर इट इज अ कंटीजेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके साथ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्ट ए कंप्लीट हुआ है, और मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, बट मुझे लगता है वो वैलिड। यार मैं टीचर नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में कि टाइम कैसे मैनेज करूं, बट अभी के लिए मैंने अपना बेस्ट दिया है। और मैं ये वीडियोस अभी इसलिए ला रही हूँ, मैं चाहती तो अगस्त के बाद भी ला सकती थी, बट मैं अभी इसलिए ला रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगस्त तक टाइम नहीं मिलेगा। अभी जिसको, जैसे अभी जब हम चैप्टर्स पढ़ रहे होते हैं ना क्लासेस में, जिसके लेक्चर्स जैसे चल रहे होंगे, दिसंबर अटेम्प्ट जो पहली बार देने वाले उनके लेक्चर्स चल रहे होंगे, कईयों को ऐसा होगा ड्राफ्टिंग उन्हें नहीं समझ आएगी, थ्योरी अच्छी नहीं पढ़ाई जाती है क्लासेस में, तो वो ये आके आराम से ऐसे देख सकते हैं जैसे उनके लिए ये एक लेक्चर क्लासेस है, तो उनको बहुत मजा आएगा, उन्हें समझने में बहुत हेल्प होगी। 3 महीना जब अगस्त मेरा रिजल्ट आ जाएगा तब मैं बहुत शॉर्ट चीजें लेके आऊंगी आपके लिए जो आपको हेल्प करेंगी कि आप 3 महीने में कैसे रिवीजन करो और कैसे पास हो। अभी हमारा फोकस रिवीजन पे नहीं है, अभी हमारा फोकस है डिटेल्ड में पढ़ना, जैसे हम कोई लेक्चर पढ़ रहे हो। तो आई होप आप सबको ये बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। प्लीज 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 अपना सपोर्ट दिखाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं कल या परसों में पार्ट 2 ले आऊं, पार्ट 3, और मैं कोशिश करूंगी अगर पार्ट 2 छोटा हो तो मैं पार्ट 3 के साथ मर्ज कर लूंगी। मतलब पार्ट ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर स्पेशल एक्ट आएगा और रजिस्ट्रेशन एक्ट आएगा, तो मैं कोशिश करूंगी मैं सबको मर्ज करके ज्यादा से कम पार्ट में इस चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लूं, क्योंकि बहुत बड़ा है। उसके बाद सारे चैप्टर्स इतने बड़े नहीं है। और हाँ,
जिसको भी ऐसा लगता है कि इसके बाद कोई और इम्पोर्टेंट ड्राफ्ट का चैप्टर आना चाहिए तो प्लीज 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 कमेंट में मुझे बताएं, मैं वही चैप्टर नेक्स्ट बनाऊंगी। ओके गाइस, हम सब हैं दिल से सीएस, ओके, और हक से सीएस तो हम जरूर बनेंगे, भले ही मेरा चैनल चला गया हो बट हक से सीएस तो हम जरूर बनेंगे, ठीक है। वेल अभी तो मैं दिल से सीएस हूँ, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता हक से तो अगस्त में ही बनूंगी। बाय बाय।